सभी को नमस्कार। चलिए प्रसाद जी नमस्कार। मैं लखनऊ से सूरज बोल रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत दिन हो गए। अभी देखा होगी तो मैं लगा दिया हूँ। हाँ मुझे ध्यान है क्या ना। एक गिलास पानी देखो। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और आज की मीटिंग का संचालन हमारे सुनील केवट जी करेंगे। इस बीच में जो साथी आएंगे उन सबको इनवाइट करेंगे बात करने के लिए। और मैं उनको आग्रह करता हूं कि अपनी मीटिंग शुरू करें। जी सुनील केवट जी, आप अपनी मीटिंग को स्टार्ट करें। हाँ सर, सभी उपस्थित सदस्यों का नमस्कार। संचालन तो नाविक सर आप ही करिए। अरे करिए ना। सर हम नाविक अपने नागर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, सभी साथियों को नमस्कार। सर आप तो इसमें विद्वता हासिल है आपको ऑनलाइन मीटिंग संचालन का, तो आप जरा इसका करते रहे। चलिए मैं तो चाहता हूँ थोड़ा सा आप इसको संभालें। आपकी जैसी इच्छा है कि मैं बोलता हूँ, आपका जैसा आग्रह है, आपकी इच्छा है, तो सभी साथियों को इस मीटिंग में स्वागत है। आज हम 91st मीटिंग है जो लगातार जारी रख रहे हैं आप सबके सहयोग से। सभी साथी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और मैं एक बार अभी जो साथी जुड़े उनका नाम सबसे सामने ला देता हूं। साथी जुड़ते जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। अभी तक मेरे पास लगभग 12 साथी जुड़े हुए हैं। मैं स्वयं जबलपुर से आ रहा नाविक, मीटिंग होस्ट सुनील कुमार जी लखनऊ से, एडवोकेट संजीव नागर जी जौनपुर से, अशोक सोंधिया जी जबलपुर से, शेखी प्रसाद जी भी यूपी से हैं। अभी मैं शहर नहीं याद कर पा रहा हूँ। कमलेश कुमार जी हैं, जी हाँ। किशोर केवट जी इटारसी से हैं। और राजकुमार वर्मन जी हैं, मोस्ट प्रोबेबली जबलपुर से उनसे समानते आरडी साहनी जी हैं। रांची झारखंड से जहाँ तक याद आ रहा मुझे, अपने साइंटिस्ट हैं। विशांत एक्टर जी के नाम से संतोष शर्मा जी हैं और विजेश कुमार जी। इतने साथी हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। सभी का स्वागत है। और मैं सबसे पहले आप सभी से आग्रह करूंगा कि अपना जी शरद कुमार सर। हाँ जी स्वागत। अच्छा जो दिशांत के नाम से साथी जुड़े हुए हैं। हाँ सर, उस बच्चे जी शरद कुमार बिंद बच्चे का नाम है। जी दिशांत के नाम साथी। चलिए बहुत अच्छा। अब मैं सभी साथियों से आग्रह करता हूँ कि माइक म्यूट कर लें। फिर हम बारी से सबको इनवाइट करेंगे और विचार सुनेंगे। अब मैं विषय का आज जो हमने लिखा है, विषय रखा है, राकेश निषाद जी भी ज्वाइन हुए हैं, उनका भी स्वागत है। मोस्टली ये नागदा से होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। नागदा उज्जैन जो एमपी में पड़ता है, तो आपका भी स्वागत है। अब मैं विषय पर आता हूँ कि हमारा विषय क्या है। हमारा विषय है किसी भी समाज को विकसित सशक्त बनाने में उस समाज के शैक्षिक, आर्थिक, वैचारिक और राजनीतिक रूप से सक्षम लोगों के योगदान का महत्व। मैं फिर से एक बार विषय पढ़ देता हूँ। समाज को सशक्त और विकसित या सक्षम बनाने में
उस समाज के राजनीतिक और वैचारिक रूप से सक्षम लोगों का योगदान का महत्व। हम यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं विचारों का आदान प्रदान करेंगे, तो यहाँ पर वाद विवाद के लिए नहीं है, विचार सब शेयर करेंगे और जो अच्छाइयाँ होंगी ये हमारा राजकुमार जी कृपया माइक म्यूट कर लें। राजकुमार वर्धन जी या फिर सुनील जी, उसको आप हैंडल कर सकते हैं, माइक म्यूट कर सकते हैं, अगर नहीं आ रहा उस तरीके से करना, तो फिर जब उनको इनवाइट करेंगे तो बात सुनेंगे। तो विषय आ रहा है कि शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक से सक्षम लोगों का उस पर्टिकुलर समाज में जो योगदान होता है उसका क्या महत्व है। हम यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर की बात ना करके हम जो भी समाज है भारत देश में चाहे वो चार वर्ग बांटे चाहे जातियों में बांटे, तो उनके परिप्रेक्ष्य में यहाँ डिस्कस करेंगे किस समाज से या किस पर्टिकुलर कास्ट से कोई नेता निकला इन चार लोगों में से। नेता चार तरह का हो सकता है, शैक्षिक हो सकता है, वैचारिक हो सकता है, आर्थिक और राजनीतिक। अभी तो हम जो है सभी को फोकस करेंगे स्वाभाविक, बाकी लोग नहीं जान पाते, उनको लोग जान पाते हैं, बाकी लोग नहीं जान पाते। फिर भी हम चार ग्रुप बनाए हैं कि हम चाहते हैं जो समाज में सामान्यता जो अभिजात वर्ग या सक्षम वर्ग हैं, चार कैटेगरी कर पाए हैं। जो वैचारिक जो संपन्न है उसका मतलब मेरा राइटर हो, ब्लॉग राइटर हो, कोई आर्टिस्ट भी हो सकता है, प्ले लिखने वाला, साहित्य में योगदान देने वाला हो सकता है, या कोई विचारक भी हो सकता है। शैक्षिक मतलब पढ़ लिखे हैं और जॉब में आ गए, हम उसको शैक्षिक रूप से अपने प्रोफेसर और रिसर्च स्कॉलर या डीलिट ये इस प्रकार की उपाधि रखने वाले छात्रों को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। फिर आते हैं आर्थिक से हम कहें तो संपन्नता में आर्थिक सक्षम लोग में हम कह सकते हैं कि उसमें गवर्नमेंट जॉब वाले भी ऑलमोस्ट सक्षम हो जाते हैं, कंपेयर टू अदर्स। बिजनेसमैन सक्षम हो जाते हैं, अच्छे लैंडलॉर्ड हैं वो सक्षम हो जाते हैं, अच्छे कोई व्यापारी हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे ट्रेड वाले हो या कोई और मर्चेंट हो, वो भी सक्षम मान सकते हैं। हम उसको इस कैटेगरी में रखते हैं। फिर आ जाते हैं राजनीतिक रूप से सक्षम। राजनीतिक रूप से सक्षम हम उनको यहाँ कैटेगराइज कर रहे हैं जो अपनी पहचान राजनीतिक क्षेत्र में बना पाए। अब उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, छोटे स्तर से लेकर ग्राम स्तर पर कोई ग्राम पंचायत सरपंच बना हो या जिला पंचायत सदस्य बना हो या जिला पंचायत अध्यक्ष बना हो, उसके आगे बढ़ते हैं तो कोई विधायक बना हो या सांसद बना हो, चाहे राज्यसभा का, लोकसभा या विधान परिषद सदस्य बना हो या फिर कोई मंत्री बना हो या सीएम तक पहुंचा हो। इन चीजों को यहाँ डिस्कस करते हैं। तो अगर हम इनमें देखें कि अगर ये चार वर्ग जो यहाँ कैटेगराइज कर रहे हैं, जो मान सकते हैं सक्षम हम अपने अनुसार मानते हैं, तो ये अगर समाज में योगदान करते हैं तो उस योगदान का कितना महत्व होता है। और अगर ये लोग या ये वर्ग उस पर्टिकुलर कास्ट से या उस पर्टिकुलर ग्रुप से अगर कटे रहते हैं या आपसे कोई ज्यादा लगाव नहीं रखते हैं या बाकी लोग उनसे लगाव नहीं रखते, तो उसका कितना खामियाजा है या प्रभाव नहीं पड़ता। और ये अगर कुछ सहयोग करने लगते तो कितना प्रभाव पड़ता है। इस चीज को यहाँ एनालाइज करेंगे और फिर ले जाएंगे मीटिंग को आगे कि आखिर हमारे समाज में ऐसे कितने सक्षम लोग हैं और वो कितना योगदान कर रहे हैं और योगदान करें तो कितना और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले मैं प्रस्तावना के रूप में कह दूं, इस बीच में हमारे साथ में भूपेंद्र निषाद जी जुड़े हैं, एडवोकेट हैं इलाहाबाद से, और एक साथी और है, नाम अभी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, राजेंद्र सिंह केवल जी भी जुड़े हैं जबलपुर से, आरडी चानी जी दोबारा जुड़े हैं, कंचन सोंधिया जुड़े हैं। ये सभी साथी जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। अगर किसी का नाम नहीं पता नहीं ले पाता, सबका स्वागत है। ऐसा कुछ नहीं, हम सब एक परिवार के हैं, एक समाज के हैं और सबको यहाँ समान भाव है, सबको समान आदर है। मैं आता हूँ विषय पर फिर से कि किसका कितना योगदान रहता है। जैसे अगर छोटा सा उदाहरण कोई है, मान लीजिए कोई मेडिकल लाइन पे है तो डॉक्टरी
इंक्लूडिंग जो अपनी कम्युनिटी और अदर कम्युनिटी को फायदा मिल जाता है, वो योगदान होता है। वैचारिक रूप से होता है कि कोई अगर मान लिया छोटा सा उदाहरण लेते हैं, पत्रकार है, किसी मीडिया में रिपोर्टर है, मीडिया का मालिक है, तो वो कितना प्रभाव डाल सकता है। शैक्षिक रूप में जैसे बताया कि जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं या कोई टीचर हो, प्रोफेसर हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हो, तो वो कितना प्रभाव अपने समाज के लोग दे पाता है या कैसे उसका प्रभाव हो सकता है, योगदान समाज के लिए। राजनीतिक रूप से आप देखते हैं, राजनीतिक रूप से बहुत सारे उदाहरण हैं कि राजनीति का हम बहुत सारा उदाहरण देखते हैं। राजनीति का डायरेक्ट रिलेशन होता है किसी समाज या कुछ लोगों को या जिस लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, डायरेक्ट रिलेट कर पाते हैं कि हम इस पर्टिकुलर नेता की वजह से या पर्टिकुलर लीडर की वजह से हमारे समाज का या हमारे पर्टिकुलर ग्रुप का या कुछ लोगों का डायरेक्ट भला होगा, बाकी लोगों का समाज से इतना डायरेक्ट लिंक नहीं कर पाते। ये हमारा विषय रहेगा। मैं कुछ उदाहरण दे दूं। मेरे पास हालांकि जो लिस्ट है केवल राजनीतिक पटल वालों की है, तो क्षमा कीजिएगा, मैं अभी लिस्ट उतना ही बना पाया राजनीतिक पटल वालों की, उसमें अलग अलग का योगदान रहता है। जैसे वैचारिक वालों का, मैं वैचारिक का पहले डिस्कस कर लेता हूँ। वैचारिक का मतलब ये है कि जो मीडिया का रोल है, जैसा ये एक चौथा स्तंभ जैसन तुम्हारी इच्छा। न्यायपालिका, ग्राहिका और कार्यपालिका के साथ चौथा स्तंभ। तो यहाँ जो वैचारिक रूप से सक्षम लोग की बात करें, मीडिया की बात करें, अलुआ से थोड़ा सा क्योंकि जब तक हमारे पास मीडिया नहीं होती या जो बात कहना चाहते हैं, अपनी समस्याएं हैं, कोई अच्छे काम हो, जब तक वो मीडिया उसको हाईलाइट नहीं करेगी, तब तक हमारी बात तक नहीं पहुंचती, चाहे वो समस्याएं पूछा दीदी कहोगे ट्रांसफर करें नहीं पैसा समस्याएं इन द सेंस कि आप जब तक चेक कर लें। कोई आंदोलन का लेकिन मीडिया उसको हमारे हाईलाइट अकाउंट में चेक कर लें। उसको पॉपुलर नहीं होता आंदोलन, सरकार या जो भी शासन ध्यान नहीं देता। उसी चीज को अगर मीडिया हाईलाइट कर देती है तो बहुत जल्दी एक्शन होता है जो होना चाहिए। अब आखिर कैसे होगा जो हमारे समाज लोग फील्ड में होंगे। राजनीति वाले आप जानते ही हैं, उसपे बहुत सारे कितना रुपया भेज रहे हैं, ढेर तो भेजा बता होगा। सीधा क्षेत्र में ही मैं पाता हूँ ज्यादातर मीटिंग को समझने हमारे के पास लिए रुपया दे दे। कि जिन लोगों ने राजनीतिक क्षेत्र में पर्टिकुलर कास्ट या ग्रुप के लोगों ने सहयोग किया, उनके समाज के लोग या उस कास्ट के लोग कितना आगे बढ़ते। एग्जाम्पल हिस्ट्री के रूप में सबसे पहला नाम मैं लूंगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। IFSC कोड जो है वो लिखा या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, विचार दिया, पढ़ाई किया, सबसे ज्यादा लर्नेड पर्सन है आज तक, बहुत सारी डिग्रियां हासिल की। लेकिन उनने जो संविधान लिखा और अपनी पहचान बनाई, उसके कारण बाकी लोगों को कैसे यानी समाज को कैसे भला, उनके योगदान का समाज में महत्व है। जब उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया कि मैं भी उसी परिस्थितियों से गुजर करके आपके लिए बना रहा हूँ, तो बाकी लोगों का एक मनोबल बढ़ा या हौसला मिला, मोटिवेशन मिला कि देखिए इसका ये फायदा होता है। अदरवाइज जो बाकी लेकिन एग्जाम्पल सेट वो स्कैनर तुम्हारे मोबाइल का है। और जब उदाहरण की बात आती है, कोई कहता है अरे ठीक है आपने से कौन पढ़ा, चलो आपको दलील एक एग्जाम्पल चल जा वो जो है कि कुल अकाउंट वो गायब हो जाएगी। जब देखते हैं कि आपका दलित वर्ग से आप कौन से लोग हैं, क्या तीर मार रही हो, तो हमको एग्जाम्पल देने के रहता कि नहीं आप गलत सोच रहे हो, हमारे बीच में भी ऐसे लोग हैं। मैं एग्जाम्पल शेयर दूंगा कि जैसे मान लो अम्बेडकर जी के वर्ग के लोग अगर 50 साल पहले लोग ऐसा आलोचना करते रहे या तंज कसते रहे, उनको सीना के कहने का आगे देखिए अम्बेडकर जी ने एग्जाम्पल से। इस बीच में दो साथी और जुड़े हैं, आदरणीय शहीद बहादुर जी हैं और संजय निषाद जी, उनका भी स्वागत करते हैं। तो ये एग्जाम्पल है। फिर आता है राजनीतिक रूप में अगर तो रिसेंट का उदाहरण ले लें, थोड़ा सा 20-30 साल पहले का, तो सभी लोग जानते हैं काशीराम जी ने एक पर्टिकुलर वर्ग को कह सकते हैं जागृत किया, 85% नारा देकर बहुजनों का। लेकिन उनके साथ जो ज्यादा प्रभाव या उसका जो बहुत योगदान रहा उस दलित वर्ग के लिए रहा। दलित वर्ग वहां से अपनी बात कहने के लिए और अपने अधिकारों के जागृत हुआ, क्योंकि उस सक्षम आदमी, वैचारिक रूप से सक्षम की बात कर रहा हूँ, वैचारिक रूप से सक्षम आदमी ने गाँव जगह जगाया और लोगों को तैयार किया, ये उनका योगदान। उसी को अगर रिजल्ट में हम कहें तो मायावती जब सीएम बनी तो उनका भी बहुत बड़ा एक था कि मैं यूपी का एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि वहाँ के दलित वर्ग के साथी थे, वो थोड़ा सा अपनी बात बहुत खुलकर कहते थे। उनको ये अंदर से विश्वास था कि हमारे साथ कुछ अन्याय होगा तो ये हमारे साथ देंगे, हमारे समाज के लीडर है। उसी को आगे बढ़ाते हैं तो मुलायम सिंह जी का जब दौर था या दौर आया
तो उसके बाद मुलायम सिंह जी के कारण ओबीसी बढ़ा, लेकिन साथ में उनके यादव समाज के लोग थे वो काफी आगे बढ़े, क्योंकि पुस्तक सपोर्ट मिला। सपोर्ट में संबल की कहीं मेरे पास बात कुछ अन्याय होगा तो वो हमें साथ देने के लिए वहां पर कोई बैठा है। साथ में उदाहरण आता है हमारे बीच में थे डॉक्टर, मैं जो नाम जानता हूँ बाकी आप ऐड कीजिएगा, ये मत सोचिए कि लिमिट सीमित लिस्ट है, आप भी उसमें ऐड कीजिएगा। हमारे समाज से थे मनोहर लाल निषाद जी कानपुर से थे, उनके प्रयास से और युवा साथियों के प्रयास से फूलन देवी जी की रिहाई हुई, ये था राजनीतिक योगदान। और वहां से फिर फूलन देवी जो आइडेंटिटी मिली, अदरवाइज वो डकैत के नाम से जानी जाती है, वहां से जब आइडेंटिटी मिली, नेता बनी, तब उनका परसेप्शन भी लोग उनके परसेप्शन चेंज हुए, 70% चेंज, 30% लोग अभी भी रिजेक्ट हैं उस पर। ऐसे उदाहरण लालू यादव जी के, अजीत सिंह थे जो बोल सकते हैं चौधरी समाज के बहुत बड़े नेता रहे, उसके पहले चौधरी चरण सिंह जी थे, उन्हें अपने समाज को जागृत किया। फिर आते हैं अगर आगे बढ़ना इस लिस्ट को, तो लालू यादव जी का मैंने नाम लिया, अजीत सिंह हैं, उनके पिताजी चौधरी चरण सिंह जी थे, और वर्तमान में गोपी राजभर एक समुदाय को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। भले उनके विधायक 4 बार अपना दल की वो है, मान लो पटेल हैं, अनुप्रिया पटेल जी, उनके पहले सुनलाल पिताजी सुनलाल पटेल ने समाज को जागृत किया था। और फिर वर्तमान हमारे बीच में डॉक्टर संजय और मुकेश साहनी आते हैं, इनने समाज को राजनीतिक रूप से जागृत करने का एक प्रयास किया और उसका योगदान हमको दिखता है। योगदान हम डायरेक्ट तो कह सकते हैं कि इन नेताओं ने अपने परिवार के लिए किया, लेकिन साथ साथ में कह सकता हूँ निषाद समाज या मल्लाह समाज को एक आइडेंटिटी मिली। अभी मैं देख रहा हूँ 4-5 साल से निषाद की चर्चा होने लगी है, निषाद समुदाय की। अगर 5 साल पहले कोई चर्चा ही नहीं करता, निषाद या मल्लाह की कोई कम्युनिटी में नेशनल लेवल पे मीडिया की बात कर रहा हूँ, छोट मीडिया की खबर नहीं करते। ये मेरे पास उदाहरण है, इस बीच हमारे साथ बहुत सारे चर्चा जुड़े हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। मुझे जो नाम याद आ रहे हैं, रामगोपाल बिंद जी हैं, और कुछ साथी भी जंग बहादुर जी हैं, अतीक बर्मन जी हैं, आप सभी का स्वागत है। एडवोकेट सोंधिया जी हैं, इतने सभी साथी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। नई हमारी में साथी जुड़े। तो अब मैं मीटिंग को आगे चाहूंगा कि जो भी साथी अगर अपने विचार को इसमें ऐड करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनवाइट करता हूं, हैंड रेज कर लें, फिर हम वन बाय सबको बुलाएंगे। हमारी मीटिंग का जो विचार हो कंस्ट्रक्टिव हो और इनका योगदान से क्या मिला है और उसको थोड़ा सा कम समझेंगे, अगर योगदान करें और क्या पा सकते हैं, और कौन से इस फील्ड में हमारी जानकारी है, वैचारिक आर्थिक रूप से और शैक्षिक रूप से और राजनीतिक सक्षम साथी जिनसे हम कह सकते हैं, वो उम्मीद करें कि ये अगर जुड़ेंगे या हम प्रयास करें तो जोड़ों को समाज के लिए काम करने को हमें समाज के लिए फायदा हो सकता है। इस पर हम मीटिंग केंद्रित करेंगे। तो कोई भी साथी अपना हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज मैं से सभी को बुलाऊंगा। जो भी साथी को वैल्यूएशन करना चाहते हैं कि हाँ मैं इसमें अच्छे से और कह पाऊंगा, तो उनका स्वागत है। मैं पहले उनको इन्वाइट कर लेता हूँ, कोई भी साथी। अदरवाइज मेरे पास जैसे लिस्ट है, मैं उसमें बुलाऊंगा, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। चलिए ठीक है, कोई साथी में नाम नहीं दे रहे हैं, तो सबसे पहले इनवाइट कर लेता हूँ किशोर केवल जी झांसी के, बहुत सक्रिय साथी हैं, व्हाट्सएप में बहुत सक्रिय रहते हैं, मैं इनको देखता रहता हूँ, बहुत सक्रिय साथी हैं। आइए किशोर केवल जी को इनवाइट करता हूँ, झांसी से हैं कि वो अपने विचार मुद्दों पर रखें, बिंदुओं पर रहेंगे, इधर उधर भटकने का थोड़ा सा कोशिश नहीं करेंगे। जी किशोर केवल जी। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। मैं किशोर केवल हूँ। मैं सनातन एक ग्रुप है हमारा अयोध्या से, उसके लिए भी काम जिला अध्यक्ष है। और बुद्धि जी को नमस्कार पहले तो। और मेरा ये पहला मीटिंग है, काफी समय जाना मैं भी चीजों को समझ रहा हूँ, अपन नेशनल लेवल पे कैसे काम कर रहे हैं, फिर जरूरत पड़ने पर रहेगा जैसा जाए वैसा प्रयोग करते हैं, ऐसा कुछ। और अगर विषय की कभी तो विषय समझ रहा हूँ, जो भी चीजें हैं बस क्या है ना। धन्यवाद। मैं सभी साथियों से आग्रह करता हूँ कि चैट बॉक्स में अपना नंबर लिख दें, और जब संक्षिप्त परिचय केवल जी ने बताया तो वैसा चलेगा, तो हम लोग आपस में ऑटोमेटिक इंट्रोडक्शन परिचय होते जाएंगे। धन्यवाद। मैं आगे इनवाइट करता हूँ अशोक सोंधिया जी, जो जबलपुर से हैं, फिर 2-4 साथी आने वाले, फिर भूपेंद्र जी हैं, आदिशानी जी हैं, उनको सुनेंगे। इस बीच में कोई अगर कोई साथी स्वेच्छा से आगे हैंड रेज करता है, मुझे बहुत खुशी होगी। जी अशोक सोंधिया जी, आइए विचार रखें, बिंदु पर केंद्रित रहें, आग्रह है आपसे। नमस्कार साथियों।
जैसा कि यहाँ पर ये जो नेता उभर के सामने आए हुए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक जो चीज़ मेरे ध्यान में आई है जो मैं कहना चाहता हूँ, जो नेता होते हैं समाज के नाम से आगे बढ़ते हैं, जब निम्न नीचे स्टेज पर होते हैं, कोई बहुत अच्छे छोटी होते हैं, उस समय समाज को लेके चलते हैं, लेकिन जिस समय वो उनकी अच्छी पहचान जान जाती है पार्टियों में, सरकार में, तो फिर वो धीरे से एक ये बतलाने की कोशिश करते हैं कि ये मेरी जो व्यक्तिगत मतलब क्षमता के कारण मैं यहाँ पहुँचा हूँ, इसमें समाज को योगदान है कि कई बात देखने वाली आई, और दूसरा वो समाज के जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, अपने परिवार को चलाने के लिए अपने भाई भैया बाल बच्चों को इस तरह की पार्टी देखने आई है। आप सभी लोग इस पे सहमत होंगे कि अनेक नेता ऐसा जो कि समाज को लेकर आगे बढ़ा है, लेकिन आगे बढ़ने विधायक और उसके बाद समाज भूल लेते हैं और अपनी पहचान बताकर और पार्टी में अपनी छवि बनाए और अपने तैयार करना चाहिए आने वाली पीढ़ी को मौका देना चाहिए। वो समाज के लोगों का परिवार के लोगों को खास देते, ये चीज़ मेरे साफ गलत समाज के जो आप लोगों ठीक है, वो हम यहाँ चाह रहे हैं कि अगर वो हमारे समाज के 4 वर्ग हैं, वैचारिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक, वो अगर हमारे समाज के लिए करेंगे तो कितना महत्व उनका होगा, हम उस पर डिस्कस करेंगे। जी, वो तो है, ये फैक्ट तो है जो आप बता रहे हैं। ये तो सिर्फ राजनीति की बात की मैंने अभी, अन्य बात की है, एक ही विषय पे मैंने किया है, बस फिलहाल में धन्यवाद अशोक सूर्या जी, आपने जो वास्तविकता है समय की कि जो भी आगे बढ़ जाता है वो बाद में क्रेडिट स्वयं को देता है, नहीं देता कि समाज ने किया। हम उस पर अभी थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं विषय को कि हम यहाँ पर ये ढूंढना चाह रहे हैं, डिस्कस करना चाह रहे हैं कि पहले तो हमारे बीच में सामाजिक शैक्षिक, वैचारिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से कितने सक्षम आदमी हैं, कोई अगर लिस्ट अपने पास तो दे सकते हैं, फिर अगर वो समाज में योगदान करते हैं तो कितना अच्छा होगा। जी, मैं आगे इनवाइट करता हूँ एडवोकेट संजीव नागर जी की अपनी बात रखते हैं, हालांकि हमारे मीटिंग के अध्यक्ष भी हैं, वो चाहे तो मैं सोचता हूँ आ सकते हैं या मैं दूसरे साथी को बुला लूँ, थोड़ा सा मीटिंग के लिहाज से उचित नहीं है, बाकी नागर साहब जैसा ठीक समझें। धन्यवाद सर। जैसा सर आप ठीक समझें। जी धन्यवाद सर। चूँकि हमें तो इस पर जो है कि बहुत ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, हम चाहेंगे सभी साथियों को हम सुनना चाहेंगे, और चूँकि ये तो निश्चित है कि जब तक वैचारिक रूप से, शैक्षिक रूप से और राजनीतिक रूप से जो लोग सक्षम हैं वो समाज का साथ नहीं देंगे तो समाज का विकास नहीं होगा। इनका बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है हर जगह, और यह क्योंकि बहुत ये समझ लीजिए कि ये स्तंभ है, यही समाज के स्तंभ है, और जिस समाज के ये लोग कार्य किए वही समाज आज उठा है, चाहे जहाँ भी आप उदाहरण देख लें। तो इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कहेंगे, आगे और सभी साथियों को हम सुनते हैं, फिर आवश्यकता होगी सर कहेंगे तो हम लास्ट में पूरे जो भी कंक्लूजन कर देंगे। जी धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद सर। मैं एक बात आगे और बढ़ा दूं, भूल गया था कि समाज को सशक्त बनाने वैचारिक रूप में कह सकता हूं, जितना एक्टर का, राइटर का या मीडिया का होता है, उसी में एक बहुत बड़ा रोल होता है एडवोकेट्स का, क्योंकि एडवोकेट्स वो साथी होते हैं जो कोर्ट में जाकर आपके साथ अन्याय को लड़ते हैं और आपको सही तरीके से, जो वैधानिक तरीका होता है उसके अनुसार आपको न्याय दिलाते हैं। बाकी तो ठीक है, आंदोलन कर सकते हैं हम लोग या हल्ला कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन जहां बात आती है कानून के अनुसार काम करने की, तो कानून ही काम करता है। तो जब किसी की गलत केस में फंसाया जाता है या गलत तरीके से फंसाया जाता है, तो वही साथी होते हैं जो एडवोकेट्स लोग उस समाज को सशक्त करते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें, उस समय से देखें स्वतंत्रता आंदोलन से, तो जितने भी महान लीडर्स थे उसमें से अधिकांश आपको एडवोकेट्स ही मिलेंगे। सोशल रिफॉर्मर थे,
लेकिन एडवोकेट्स लोगों का भी बहुत बड़ा रोल था, जो कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को उस समय लीड करके केस लड़के स्वतंत्र कराते थे कानूनी शिकंजे से। चलिए मैं आगे मीटिंग को बढ़ाता हूँ। मैं देखता हूँ अभी कौन साथी है मेरे पास अभी। रिशांत जी, हाँ, शरद कुमार बिंद जी लखनऊ से हैं। रिशांत जी के नाम से उनका स्वागत है। अपनी बात रखें। इसी बीच हमारे बीच में वीरेंद्र केवट जी जुड़े हैं, और जो भी साथी जुड़े सबका स्वागत है। जी नमस्कार सर, सभी साथियों को स्वागत है। जय राधरा। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, आज हमारे समाज में हो रहा है तो हम इग्नोर कर देते हैं, जबकि उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। कि ग्राम स्तर पे अगर देखा जाए तो ग्राम समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है। हाँ, छोड़ हमारे ब्राह्मण जी प्रधान है हमारे समाज की, ना तो कानूनी है ना तो बेसिस मिल रही। कराया क्या पंचायत मेरे फेसबुक आपकी आवाज थोड़ा इंटरप्ट हो रही है। हम सरद जी आपकी आवाज, सरद जी आपकी आवाज सर नेटवर्क का प्रॉब्लम है थोड़ा। जी जी वीडियो ऑफ कर दीजिए। सर नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है सर, इशू है। वीडियो ऑफ करके जी, बात जी, कीजिए जी, तो स्पष्ट आएगी आवाज। जी सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ सर कि हमें शैक्षिक रूप से समाज में शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि हम सरकारी नौकरी ही पा जाएं। सबसे पहले अपने समाज में जो अगल बगल हैं बच्चे, शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और दूसरा चीज ये है कि अगर हमारे समाज में कहीं शोषण हो रहा है तो हम सोचते हैं कि हमारे समाज का है तो उसको छोड़ देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उनको अपने साथ लेकर चलना चाहिए। हमारे ग्राम सभा में मतलब कॉलोनी नहीं मिल रही थी लोगों को, मैंने ऑनलाइन कंप्लेन करके कम से कम 31 लोगों को कॉलोनी दिलाया। ग्राम सभा में पंचायत भवन कंप्लेन करके बनाया, और अभी आशा बैठ रही हैं, सारी मेडिकल सुविधाएं ग्राम सभा में मिल रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि पर हैं हम, हमारा समाज के लिए जो हम योगदान दे सकते हैं उसको पूर्ण रूप से करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद बिन जी, आपने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया कि आपने इतने 100 लोगों को कॉलोनी का लाभ दिलाया। यही होता है कि जो सक्षम आदमी है, जैसे आप मान लीजिए पढ़े लिखे हैं या कुछ थोड़ा सा आगे सामाजिक रुचि रखते हैं और अपने लोगों के लिए थोड़ा सा हित करना चाहते हैं, तो आप में जो योग्यता थी, भले हम इसको किसी भी कैटेगरी में रखें, और भी ग्रुप बनेंगे, लेकिन आपने आपके माध्यम से उनको फायदा हुआ। मैं यहीं पर कहना चाह रहा हूँ कि जो सक्षम साथी हैं, योग्य साथी हैं, अगर वो अपने लोगों को फायदा या योगदान करते हैं समाज के लिए, तो उसका क्या महत्व होता है? महत्व अब ये होगा, जिनको आपने मान लीजिए 100-150 या जितना भी बताया आपने कि इतने लोगों को कॉलोनी मिली, आखिर उनका जीवन स्तर उठेगा। जीवन स्तर उठेगा तो थोड़ा सा उनका जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे या आसपास जो एक लिविंग स्टैंडर्ड या उनके लिए सम्मान में थोड़ा सा तो जरूर इजाफा होगा। तो ये आपने अच्छा एग्जांपल दिया। अब ऐसे हमें सोचना है कि अगर हमारे बीच में अगर कोई साथी हैं जो हम यहाँ पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि कोई नाम हो तो सुझाइए, ताकि संस्थाएं या जो हम संस्था के लोग जोड़े हैं उनसे आग्रह करें कि भाई आप समाज के लिए कुछ कीजिए। हम क्रिटिसाइज करने की बात यहाँ ना करें, हम जाने कि अगर ये इस फील्ड में काम कर, जैसे मैं जानता हूँ सागर में हमारे काशीराम रैकवार जी हैं जो एक पत्र चलाते हैं आज का दौर, उनसे हम जब भी आग्रह करते हैं कि इस न्यूज को थोड़ा सा जगह दे दीजिए, वो बराबर जगह देते हैं। मतलब ये है कि जब हम कोई इंपॉर्टेंट या कुछ ऐसी न्यूज देना चाहते हैं तो उनका सहयोग मिलता है। अब उससे क्या होता है कि वो बात सब लोगों तक पहुंचती है। पहुंचने का मतलब ये है बाकी लोग जो उस पेपर को पढ़ते हैं जानते हैं कि भैया इस समाज में भी कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ पॉजिटिव हो रहा है। इसी के बाद जो हमारे समाज के पढ़ते हैं या दूसरे समाज के लोग पढ़ते हैं तो आपस में थोड़ा सा संबल बढ़ता है कि यार हमें भी कुछ करना चाहिए। कुछ उससे सीखते हैं, कुछ उससे मनोबल बढ़ाते हैं, कुछ उससे एग्जाम्पल देते हैं। तो यही हमें देखना है कि और कौन कौन साथी हैं। हमारे जो प्रोफेसर भी बहुत सारे हैं लेकिन वो आज नहीं जुड़े हैं, नहीं तो उनसे जैसे अभी मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगा, इस बीच में थोड़ा सा
उनका स्वागत है, उस फील्ड से हैं। अब मैं चाहूंगा ये जरूर अपनी बात रखें। आजाद पॉइंट स्मार्ट एजुकेशन, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जरूर अपनी बात रखें। चलिए, शायद नहीं सुन पा रहे हैं। हमें समय का भी ध्यान रखना है, लेकिन समय अगर लगता है तो बाकी साथी रुके। हम लोग हफ्ते में एक आध बार तो बैठते हैं, 1.5-2 घंटे से ही डिस्कस कर लेंगे, आपस में परिचय भी हो जाएगा। मैं इनवाइट करता हूं, इसी बीच में छेदी प्रसाद जी शायद नहीं है मीटिंग में, प्रशांत जी हो गए हैं। कमलेश कुमार जी को इनवाइट कर लेता हूँ, साथी जरूर जुड़े। कमलेश जी आपका स्वागत है। केतन सोंधिया जी उनका स्वागत। कमलेश जी आइए, अपने विचार विषय पर केंद्रित करते हुए रखें, आपका स्वागत है। कमलेश कुमार। कमलेश कुमार जी देखिए, हमारे हम इनवाइट करते हैं सबको, थोड़ा समय का और समय से आप जब हम आपको इनवाइट करते हैं तो आ जाएंगे तो हमको मीटिंग कंडक्ट करने में बहुत सहूलियत होगी। नहीं तो बाद में ऐसा रहता है कि हम किसी साथी को नहीं सुन पाते हैं, तो उनको लगता है कि या तो हम उनको इनवाइट नहीं कर पाए हैं या हम उनके विचारों से भी मरहूम हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा कोशिश कि हम सबको सुनना चाहते हैं। चलिए, शायद वो भी नहीं है, अभी दोबारा हम कोशिश करें इनको बुलाने का। इस बीच में केतन सोंधिया जुड़े, उनका स्वागत है। राम कृपाल बिंद जी को मैं इनवाइट कर लेता हूँ, फिर जंग बहादुर साहब हैं, और उसके बाद फिर आरडी सानी साहब को, फिर भूपेंद्र साहब हैं, और इस बीच में कोई साथी भी अपनी बात रखना चाहें तो उनका स्वागत है। संतोष शर्मा जी हैं, सभी हमारे बहुत लर्नेड साथी हैं। जी, राम कृपाल बिंद जी, अगर आप कुछ हम आपको इन्वाइट करते हैं, आप अपनी बात ऐड करें। नमस्कार, मैं तो पहली बार जुड़ा हूँ इससे, आज पहली बार मालूम हुआ था, लेकिन जब तक इसका कोई उद्देश्य या कुछ पता नहीं था उसमें क्या बोले, और पहली बार बोलने पर भी आदमी जब तक परिचय न हो तो नाराज भी हो जाता है, इसलिए पहली बार कहना अच्छा नहीं लगता। मैं भी राम कृपाल में लखनऊ से हूँ, मैं झूठ एक तो बोल नहीं सकता, और सही बात अगर कह दूंगा तो बुरा लग जाएगा, इसलिए ऐसा पहले मैं 2-4 बार सुनूंगा आप लोगों को, उसके बाद जो अपना विचार होगा तब मैं करूंगा। नहीं, अब पता नहीं आपको क्यों शायद बुरा नहीं मानेंगे आप लोग। कोई बात नहीं, हमें तो ये लग रहा है आप कौन सी बात बोलने वाले हैं जो सबको बुरा लगेगा। यहाँ हम ऐसी उम्मीद नहीं करते कि आप कुछ बुरा कहेंगे और हम लोगों को बुरा नहीं, नहीं जो ये मैं बताऊं, अगर आप ये जो समाज की बात करते हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ बोलूं मैं। हाँ, अगर वाजिब मेरा ये कहने मतलब सुन लीजिए मेरी बात। अगर आपको लग रहा है पहले से ही कि मेरी बात नहीं, मैं पहली बार जुड़ा हूँ ना, और पहली बार बोल रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, उसके बाद आप लोग मैं समझ लेंगे तो उसके बाद तब तो जवाब देता रहूंगा। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारे समाज जितने संघ तक बने, मैं भी 60 साल का होने जा रहा हूँ, लेकिन जब तक किसी का व्यक्तिगत स्वार्थ तब तक न कोई संघ बनाता है न कुछ उसमें करता है, और वहाँ तक समाज का कहीं कुछ नहीं होता। अगर समाज का मतलब इतने बनने वाले हैं तो सबसे पहले आप दहेज प्रथा बंद करिए। अगर कोई दहेज मांगता तो अपने समाज से ही मांगता है, लेकिन कोई उसके बारे में नहीं बोलता। अपनी लड़की को कोई मारता है तो अपने समाज वाला ही मारता है, छोड़ता है तो अपनी लड़की को समाज वाला ही छोड़ता है, लेकिन कोई इसके बारे में नहीं बोलता जितने संघ बने हैं। ठीक है ना? तो ऐसे बहुत सी बुराइयां पहले उस पर करिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हम ऐसा करेंगे, इस पर नहीं, हमने क्या किया है इस पर बताइए, तब तो सही रहता है। चलिए, आपके विचार। बाकी मैं और हर मंगलवार को जुड़ूंगा, उसके बाद फिर आप लोगों को बताता हूँ। बिल्कुल, हम सोचते हैं कि इसका लोग तो साथी बताएंगे, जैसे अभी शरद जी ने बताया, नहीं एक साथ नहीं, शरद दिन जी ने बताया था, निशांत जी जुड़े हैं कि उन्होंने अपने प्रयास से इतने लोगों को मकान दिलवाया, प्रधानमंत्री आवास योजना का। बहुत सारे साथी कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मानते हैं कि नेगेटिविटी बहुत है हमारे समाज के बीच में, कुछ नहीं कर रहे। जी सर, दहेज पे सर मैं बोलना चाहूंगा, खेमीपुर मेरा खेमीपुर में मेरा ग्राम सभा है, खेमीपुर ग्राम सभा मेरा है, आजमगढ़ में पड़ता है। हम 3 भाई मतलब गवर्नमेंट जॉब में हैं, और तीनों भाई शादी किए हैं, 1 रुपया दहेज नहीं लिए हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, पूरा ग्राम सभा हमारे। ठीक है, वो सही है, आपका भी सही है, बिंद जी को भी सही मानते हैं। परसेंटेज कम ज्यादा है, हम उनकी बात को स्वीकार करते हैं। चलिए, इस बात को ही खत्म करते हैं। नहीं आगे, नहीं प्लीज आगे चर्चा नहीं आगे चर्चा नहीं। अरे इसलिए तो बोल रहे हैं, विषय पर आए। मेरी एक बात सुन लीजिए, एक बात मैं बस दूसरी मुद्दे पर बात कर रहा हूँ भैया। जो खेमीपुर है, वही खेमीपुर के बगल मेरा भी गांव है, ये मुझको जानते होंगे ना जानते होंगे। वहीं उनसे पूछिए, वहीं नहर के पास कोई एक जेई साहब हुए थे,
वो लाखों रुपए हमके दहेज मांग रहे थे, अभी पता शादी हुई नहीं शादी हुई, मेरे घर के ही गए थे। यही खेमीपुर में नहर के पास अगर उनका घर है तो पूछ लीजिए। इन्होंने बताया कि दहेज नहीं मेरे लिए। चाचा लड़का है मेरे चाचा लड़का है रणविजय बिंद, वो जे हुए गोरखपुर में है, वो मेरे घर में ही है सर। इस विषय पे नहीं जाते हैं आप दोनों साथी। हाँ वही बता रहे हैं ना, जो दहेज मांगने वाले नहर पे ही उनका घर है। मेरा घर हेवकी है, अगर आप देखते होंगे ना खेमीपुर के बगल हेवकी मेरा घर है। सर जानते हैं, मेरा यही कहने का मतलब भैया जो वास्तव हो, मेरा ये कहने मतलब ना कथनी और कहीं मास्टर नहीं होना चाहिए। जो कहिए जो वास्तव हो, हर आदमी एक दूसरे को जानता है। सर वो बात सही है आपकी सर, लोगों के थिंकिंग को सर डिपेंड करता है सर। कोई बात नहीं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। जी सर। अभी इसको विषय पर आते हैं आज के। सुनील केवट जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या? सुनील केवट जी, सुनील केवट जी जो शायद वो भी नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अगर इनवाइट करता हूँ। हाँ ठीक है, बस हम आपको चाहते थे कि आप मीटिंग में हैं सक्रिय कि नहीं, बस हमें जानना चाहते थे। ठीक है, चलिए मैं आगे इनवाइट करता हूँ आरडी साहनी जी को। नहीं, संतोष शर्मा जी को पहले इनवाइट करता हूँ। संतोष शर्मा जी को मैं आगे करूँ, संतोष शर्मा जी आए अपनी बात रख, क्योंकि कई मीटिंग से हमारे साथी जुड़ रहे हैं, हमको नहीं सुन पा रहे हैं। संतोष शर्मा जी अब विषय पर बोलें। जी सर, 5 मिनट का समय दीजिए, थोड़ा बारिश भी हो रही है रास्ते में, 5 मिनट में पहुंच के बात करता हूँ। ठीक है। मेरा सबसे आग्रह है कि ये हमारा विषय बदलता रहता है, जो हम विषय रखते हैं उस पर चर्चा करें। बहुत सारी परेशानियां हमारे बीच में, बहुत सारे विषय हैं जिन पर डिस्कस करना चाहें, तो साथी अगर विषय पढ़ने उस पर बोलेंगे तो हम लोग थोड़ा सार्थक रूप से उसमें आगे बढ़ सकेंगे। अदरवाइज तो सैकड़ों विषय हैं जिसका कोई रिजल्ट ही मतलब कोई सार नहीं निकलेगा। ये विषय उसे तो हम करते रहेंगे, कोई बात नहीं। मैं आगे इन्वाइट करता हूँ आरडी साहनी जी को, जो साइंटिस्ट हैं, रांची झारखंड से हैं। आरडी साहनी जी आए, अपनी बात रखें। आरडी साहनी जी। Bluetooth mode. इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, बहुत दिनों से नहीं आ रहे थे, मैसेज तो आता है। तो ये तो सभी लोगों को सुना मैंने। तो इसमें देखिए, इसमें लिया सक्षम लोगों को योगदान का महत्व, शैक्षिक, आर्थिक, वैचारिक, राजनीतिक। बिल्कुल सही बात है। यानी जितने भी लोग हैं जो अपनी कई वक्ताओं ने हमारी चर्चा की कि भाई जहाँ ऊपर पहुँच जाते हैं तो वो चीज़ भूल जाते हैं। ये चीज़ बिल्कुल सही है, सभी ने देखा है। और अपना उसके लिए तो अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, मगर ये है कि अपन लोग हैं ना, अपन लोगों को भी शिक्षित होना पड़ेगा। जो कई बार अपन लोग चर्चा करते हैं ना कि भाई अपन को ये सर्टिफिकेट मिल जाए तो हम वो कलेक्टर बन जाएंगे। भाई सर्टिफिकेट मिलने से अकेला कलेक्टर नहीं बनोगे आप, तो उसमें सब कुछ करना पड़ेगा। हम लोग माझी हैं, मछली का व्यवसाय करते हैं, सब कुछ करते हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उसमें 80% तो सब्सिडी मिल रही है। अपने नाम से दूसरे लोग सब्सिडी ले रहे हैं। तो क्या है कि भाई जो भी अपने यहाँ के जो सक्षम लोग हैं वो ऊपर अगर हैं तो वो लोग इस प्रकार की सहायता करें समाज की। अभी जैसे अपने बिंद जी लखनऊ से बोला कि भाई जो दहेज बंद करो, और वो सही है। ये सन 50 से आप फिल्में देख लो, सबसे चला आ रहा कि दहेज बंद होना। तो वो चीज़ वो कहते ना जैसे दवा दी तो मर्ज और बढ़ता गया। तो वो पहले जो हजारों में होती थी, अब लाखों करोड़ों में शादी होने लगी, तो वो तो बढ़ती जा रही है। हाँ ये है, मगर वो बंद होना चाहिए। उसके लिए कई बार हमने सामाजिक मीटिंग में चर्चा की कि भाई जो भी है, जो गांव है या कोई मोहल्ला है, हमारा वहाँ
विचार रहा है, हमने प्रस्ताव भी दिया कि भाई आप तो एक निषाद राज की जो अपन लोग मानते हैं कि भाई ये हमारी देवी है, वहां रह के और वो कहो कि भैया हम तो जितने भी लोग हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, शादी वहीं होगी। उसके बाद जिसको कोई रिसेप्शन करना है, कुछ भी करना है, ये करना वो करना, वो चीज तो करेंगे तो उसका उद्देश्य नहीं होगा, मगर वो लोग नहीं सकते ना उनको, तो भाई वो करो। मगर अगर एक नियम बन जाए कि भाई हम हमारा जो अपने समाज का मंदिर है उसी में शादी करेंगे और बिना दहेज के करेंगे, अपने आप लागू हो जाएगा। जी जी ये क्या है, कुछ बड़े लोगों को आना पड़ेगा आगे, और अपने जो भी ये अपने एक्टर साहब है निशांत ने बोला सरकारी योजनाओं का जो लाभ उसने बहुत लोगों को दिलवाया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र है। मैं भी ये चर्चा कर रहा हूँ कि भाई जो भी सक्षम लोग हैं, और वो फिर वही आती है कि कोई भी आदमी थोड़ा अगर उनको अपना समाज में दबंग है या कुछ भी करता है तो भैया ठीक है, दबंग है तुम बता रहे हो, थोड़ी उनकी वहाँ भी तो हेल्प करो। अगर आपकी नगर पालिका में, नगर निगम में या आपकी जो भी विभाग है उनमें जान पहचान है, तो उनमें जाकर जो गरीब लोगों को अपने यहाँ पे जो भी अपनी योजनाओं का लाभ है, ऋण है, उनको सब्सिडी है, वो दिलवाएं। हमारे सागर में ही नहीं है कि मैं उन लोगों को नहीं रोक पा रहा हूँ और अपना वो लोग कर रहे हैं, मगर हाँ ये कि अगर सब लोग इकट्ठे हो जाए तो अपना सब कुछ कर सकते हैं। और अभी तो एक भोपाल का ग्रुप है, मैं उस ग्रुप का नाम ही लेना चाहता हूँ, उसमें मैंने देखा कि आपके जो अपने जबलपुर के जो अपने सम्मानीय व्यक्ति मानते थे, अपने नेता भी हुए, क्या हुए, क्या किया उन्होंने, और वो फिर वो अपने जीत भी गए, मंत्री भी बन गए, उन्होंने कुछ क्या किया, कुछ लोग कहते कुछ भी नहीं किया, कुछ लोग कहते लोगों दिया, तो ये मगर अभी मैंने देखा कि कुछ दिनों से वो भी अपने फिर से भीड़ भाड़ हो गई उस ग्रुप में, तो उसमें भी है एक अपने ग्वालियर के भी अपने थे, वो अपना जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी उसमें पर्सनल नाम लेना थोड़ा मैं अच्छा नहीं समझ रहा हूँ। तो ऐसा है, तो यानी इन लोगों को है ना, इन लोगों को जो भाषण अभी भी वही सुनते हैं, वो लोग सोचते हैं कि वो लोग बिल्कुल भाषण देते हैं जैसे कि वो प्रधानमंत्री हो या तो उस चीज में नहीं होना चाहिए। और बाकी ये है कि समाज के लिए कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करें तभी फायदेमंद। और बोलने के लिए तो बहुत बातें हैं, मगर सभी लोगों को समय देना चाहिए। मुझको समय दिया, धन्यवाद। धन्यवाद गायकवाड़ साहब। स्वाभाविक है, मैं बार बार उस चीज को स्वीकार करता हूँ कि हमारे बीच में जो सक्षम लोग हैं उतना सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें वहां पर डिस्कस करना है कि अगर वो सक्षम करते हैं तो हमारे समाज को कैसे फायदा मिलता है। क्रिटिसिज्म के लिए तो हम बता रहे हैं, पूरा दुनिया पूरा लाइव पड़ी हुई है। हमें ये सोचना है कि जब किसी आदमी को कोई सहयोग करता है तो आखिर जो सहयोग जिसको मिलता है और सहयोग जो करता है उसके बीच में क्या रिलेशन बनता है। रिलेशन प्लस ये कहें कि इसका कितना अपलिफ्टमेंट होता है, आप उसकी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जब इस प्रकार आप किसी की लाइफ में सहयोग करते हैं या अपलिफ्टमेंट करते हैं तो आपके रिलेशन बहुत प्रगाढ़ बनते हैं, और वही प्रगाढ़ रिश्ते आगे चल के बहुत काम आते हैं। जैसे मुझे एक छोटा सा उदाहरण याद आ रहा है, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, जिस बात कीजिएगा, विषय पर केंद्रित करना चाहता हूँ साथियों को। बोलते सिकंदर का एक उदाहरण दिया किसी ने कि सिकंदर के पास, सिकंदर ने जा रहा था जब उधर अपने इंडिया में आ रहा था, तो उसके एक गुरु से उसने पूछा मैं जा रहा हूँ इंडिया में, आपके लिए क्या लाना है? तो उसने कहा कुछ नहीं, वहां से एक संत ले आना, साधु लेना, फकीर ले आना, उसको पकड़ के उसको ले आना। तो सब हो गया। जब वापस हो रहा था तो अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ किसी फकीर को पकड़ लाओ। तो किसी कोई आदमी मिला, चाहे फकीर समझ में चाहे संत समझ में, तो उससे बोला कि चलो भाई सिकंदर ने बुलाया। तो ये कौन है? उस आदमी ने ये कौन है? सिकंदर, मैं नहीं जानता कौन सिकंदर। अरे बोले चलो तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। बोले कर दो ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। फिर उसको धमकाया। तो बोले भाई ऐसे तो नहीं चल सकता हूँ, अगर तुम प्रेम से बोलोगे चल दूंगा, धमकाने से तो नहीं चलूंगा। उसके पास गया, सिकंदर के पास गया। बोले ये सब डरा धमका रहे थे, आपने डरा नहीं। और उसके बाद आ गए प्रेम से, बोले हाँ मैं आ गया। तो बोले आप मैं अशोक का था, सिकंदर का, थोड़ा लिंक कर लीजिएगा, कहानी का सार समझिएगा। बात ये है, जब उस संत ने पूछा और सिकंदर ने पूछा भाई तुम डरे क्यों नहीं, ठीक है,
तो बोले नहीं डरा, मेरी मर्जी, मुझे कुछ चाहिए नहीं है, मेरे को ऐसा कोई डर नहीं है। उसने पूछा सिकंदर, संत ने उस सिकंदर से कि अच्छा ये एक बात बताओ, ये तुम जो सब कर रहे हो, मैं छोटा सा एग्जाम, अगर तुम मान लो कहीं रेगिस्तान में फंसे हो और तुम्हें बहुत प्यास लगी, मेरे पास अगर एक गिलास पानी है, उस समय अगर तुम ये पूछो कि भैया पानी दे दो और मैं उस पानी की कीमत लगाऊं तो मुझे क्या दे सकते हो? तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। नहीं बोले और क्या दे सकते हो, कितना दे सकते हो? तो करते करते ये हो, उसने बोला मैं पूरा राज्य दे दूंगा, जो भी मेरे पास है, मुझे जान बचानी है, मैं पूरा राज्य दूंगा एक गिलास पानी के लिए। उसने बोला कि एक गिलास पानी के से ज्यादा आपकी कीमत नहीं आपकी लाइफ की। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी को इस जरूरत में हेल्प करते हैं तो उसकी कीमत होती है, और वही चल के समाज को आगे बढ़ाता है। समाज हमारा ऐसे नहीं जुड़ता, समाज तभी जुड़ता है जब समाज के लोग उसके लिए कुछ इस प्रकार के लाइफ में एक ही याद काम करते हैं। कोई यहाँ पेड वर्कर नहीं है, बहुत क्लियर समझिएगा। सोशल वर्कर से लोगों की अपेक्षा रहती है कि जैसे पेड वर्कर हो, मेरे एम्प्लॉई हो, कि आके मेरे दिन रात करेंगे। व्हाई दे शुड डू? उनकी भी फैमिली है, उनका भी लाइफ है, उनकी भी जिम्मेदारियां हैं। अगर वो समय निकाल कर 1 घंटे 2 घंटे काम करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो उसको हमें स्वीकार करना है, क्रिटिसिज्म नहीं करना। यही कारण है कि जब लोग क्रिटिसिज्म करते हैं तो जो नॉर्मल आदमी होता है, जैसा कोई लेना देना नहीं होता ना, बिल्कुल निष्पक्ष होता है, वो टाटा बाय बाय कर लेता है। इसके पीछे फैक्ट्री ही काम करता है। और जो टाटा बाय बाय नहीं करता, जो शोषण कर लेता है, उसके आगे पीछे लोग घूमते रहते हैं। पीछे क्रिटिसाइज करने वाले करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने वाला आगे बढ़ जाता है। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो भी आदमी निष्पक्ष भाव से, निस्वार्थ भाव से कभी जिंदगी में एक आदमी को हेल्प किया है जरूरत के समय, तो वो बहुत बड़ा काम है। उस चीज को हमें लोगों के बीच में लाने की जरूरत है, ना कि ये कहने के लिए वो आदमी देखो बन गया तो उसने ये किया वो क्या। अरे नेतागिरी तो यही है, नेतागिरी में सभी लूट रहे हैं, किसको आप कहेंगे? वो बोलते हैं ना बाथरूम में सभी वैसे ही है। तो उसमें हम चर्चा नहीं करें, पॉजिटिव चीज। धन्यवाद। मैं अपनी बात यहीं पर ये छोड़ना चाहता था। आप संतोष जी ने हैंड रेज किया है, मैं इन्हें इनवाइट कर लेता हूँ, संतोष शर्मा जी को। फिर साथियों ने इनवाइट हैंड रेज की, मैं सबको इनवाइट करूंगा, प्लीज रुकिएगा। हाँ, संतोष शर्मा जी आपका स्वागत है। इस बीच मथुराल माली जी जुड़े हैं, विश्व दीपक भी जुड़े हैं, दीपक कुमार जी हैं, कई साथी जुड़े हैं, केतन जी हैं, सभी का स्वागत है। जी हाँ, आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं पिछले कई बार जो समय से जुड़ नहीं पा रहा हूँ मीटिंग में, क्योंकि मेरा समय रहता है काम पर से आने के लिए। तभी भी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ट्रेन में भी रहते रहते आप सभी का विचार को सुनूं, ताकि अपनी जो समाज है वो समाज में अपने विचार को, सभी विचार को संग्रहित कर जहाँ जरूरत जैसी विचार को समाज में फैलाएं, ताकि जागरूकता है। अभी आज की जो विषय है, 4 विषय है, ये 4 विचार रखे हैं। उसमें से एक विचार में थोड़ी पीछे लेके जाना चाहता हूँ कि हम सब भले ही हम विश्वकर्मा समाज से लोहार हैं, निषाद समाज में जुड़े हैं, बाकी जितने हमारे ओबीसी समाज में हैं उनमें हम सब जुड़े हैं। लेकिन अंग्रेजों के जमाने में एक ऐसा समय आया था जब हम लोग सब जितने हैं सब एक साथ एकजुट हुए। जब ये हावड़ा का ब्रिज बन रहा था 1800 सन, उसका ईस्वी याद नहीं है, उस समय नाव के द्वारा पूरे व्यापार होते थे गंगा के इस पर और उस पर, कोलकाता से जुड़ने के लिए। हम सब एक ही थे, जितने नाविक थे, हम लोग जितने लोहार थे, बढ़ई थे, सब वहाँ हम लोग को रोजी रोजगार मिलता था। हमारी एकजुटता वही काम आई थी। जब अंग्रेजों ने बड़े बड़े लोहे के गड्ढे लेके आए, हमारे देश में सभी तो लोहा था नहीं। लोहा देखने के बाद में सब बोले भाई ये क्या है? तो बोले नहीं, इससे पुल बनेगी, ये पुल बनेगी तो अभी पुल बनेगी तो सब हम लोगों को चिंता हुई, हमारा तो रोजी रोजगार चला जाएगा, नाव चलेगी नहीं, समाज के लोग इधर उधर आएंगे जाएंगे नहीं, तो हमारा रोजी रोजगार कैसे चलेगा? तो उस समय बहुत बड़ी एक आंदोलन की रूप लिया अंग्रेजों ने। जब जो आज ब्राह्मणवाद में जो होता है कि बस फूट डालो और शासन करो, तो फोड़ने के लिए सबसे पहले अपने पक्ष में किया। 2 साल 3 साल लंगर लगा के हम सब समाज को खाना खिलाया, सब कुछ किया फ्री में, और अपने पक्ष में करने का कोशिश किया और समझाया कि पुल बन जाने के बाद आप लोगों को रोजगार जाएगी नहीं, आप लोगों को रोजगार बढ़ेगी। तो उस समय जो हम सब मिलके जितने जो एकजुटता दिखाई थी, सब समाज मिलके, जो भी हम जिस भी समाज से भी जुड़े हुए हैं, ओबीसी वर्ग से हैं, चाहे आदिवासी से हैं, या जो भी हैं, हम जो ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं, तो उस समय जो एकजुटता दिखाई थी। अभी मैं एक ही परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा कि बाकी के विचारों तो सभी विद्वान हैं,
अभी उनमें मैं सबसे ज्यादा भूपेंद्र जी को सुनना चाहता हूँ, ताकि उनसे मुझे बहुत अच्छी मिलती है। राजा राम नावी जी की तो बात ही कुछ अलग है। यदि ये राजनीति परिप्रेक्ष्य में देखें तो यदि उसी तरह की व्यवस्था यदि हम बनाए, चाहे हमारे जो ओबीसी समाज में से जो भी जहाँ से भी जैसे हैं, यदि उनको सहयोग करके राजनीति में लाए तो समाज का उत्थान हो सकता है। अभी मेरी अपनी विचार है, इस विचार पे आगे यदि कभी और जरूरत पड़ी तो मंथन की जाएगी आप सभी के साथ। जब तक मैं व्यस्तता में मुझे माफ कर दिया कीजिएगा, क्या कि मेरा समय ही है 7 बजे से लेकर 8:30-9 बजे तक पहुंचता हूँ। फिर भी कोशिश रहती है कि किसी भी तरह मीटिंग से जुड़े रहूं और आप सभी को सुनूं। बस इसमें अपने विचारों को यही समाप्त करता हूँ और आगे जो सदस्य हैं उनसे उनकी विचारों को सुनना चाहता हूँ। जी धन्यवाद जी। जी धन्यवाद शर्मा जी। और हम यहाँ पर यही मान के चलते हैं और यही हमारा ध्येय भी है कि भले इसमें हमारे समाज के ज्यादा साथी जुड़े हैं, लेकिन हम यहाँ पर सभी समाज की बात करते हैं। किसी भी समाज के जो साथी हैं, चाहे एसटी एससी ओबीसी हों या सामान्य वर्ग के हों, हम यहाँ पर यही डिस्कस करना चाह रहे थे कि अगर जिस वर्ग के कुछ विशेष लोगों या सक्षम लोगों को सहयोग दे तो वो समाज कैसे आगे बढ़ा या उसका स्वाभिमान कैसे बढ़ा, आर्थिक कैसे सक्षम हुआ, स्वाभिमान भी उसका बढ़ा। स्वाभिमान पर चर्चा करेंगे तो बहुत सारी बातें आ जाएंगी, लेकिन आर्थिक अब एग्जाम्पल के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है। सब कोई अपने लाइफ में कुछ ना कुछ किया है, मेरे समझ से यहाँ जो साथी जुड़े हैं सब किए हैं, लेकिन छोटी मोटी बातें हैं तो उसको हम क्यों कहें कि हमने किया वो हमने किया। सबने कुछ ना कुछ किया, तो आपके अंदर दर्द है समाज के लिए, तभी यहाँ समय दे पा रहे हैं। धन्यवाद। मैं आगे इनवाइट करूंगा, पुनः आवाज दूंगा आरडी साहनी जी को। अगर वो हमारी आवाज सुने तो जरूर आके बात रखें, फिर सभी साथियों को दोबारा बुलाएंगे जिनको नाम कर चुके हैं। आरडी साहनी जी इस बीच में RN सेमारी जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। आरडी साहनी साहब, चलिए हम आपको 2-3 बार आवाज देकर सुनना चाह रहे थे, लेकिन नहीं आप शायद समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो मैं इनवाइट करता हूं अपने जो की स्पीकर हैं भूपेंद्र सर को। और भूपेंद्र सर से आग्रह भी, हालांकि उनको तो मैं समय में नहीं बांध सकता, लेकिन जो साथी हैं सबको हमें सुनना है, तो आपको कुछ वैसा ही करें कि आपके विचार भी उन तक पहुंचे और फिर लोगों के विचार भी हम सुन सकें। जी धन्यवाद सर, आइए आपका स्वागत। सभी बंधु सादर अभिनंदन। आवाज साफ क्लियर है? क्लियर। मैं सबसे पहले थोड़ा सा एक दिमागी मैं जंग बहादुर तरफ देना चाहता हूँ, जिसे कराऊंगा एक बोलना चाहता हूँ। जंग बहादुर की आज मैं सजा देना चाहता था। वो सजा कि लास्ट तक बने रहेंगे। एक बात ये इस बीच में वो लाइन की कविता जरूर सबको सुनाएंगे, चाहे जहाँ खोज के लाना, चाहे जहाँ कुछ ले आना। ये एक तो रुक है, दूसरा एक कविता सुनाएंगे, तब लास्ट हो जाएगी। लास्ट में सुनानी है। इन्होंने 4 मीटिंगें छोड़ी है, उनको हम लोग बहुत हुए हैं, इसलिए उसके लिए सोचता हूँ कोई ये सजाए जरूर शामिल होनी चाहिए। संचालक में सजा शामिल होनी, अगर नहीं अच्छा ठीक। दोस्तों विषय गंभीर है और हमारे सीनियर में अशोक नागर साहब, जंग बहादुर नील जी हैं, समाज के लोग, ये लोग बहुत सोच चीज बोलते हैं, समझते हैं, करते हैं। मैं शुरू करता एक कुमार की कविता है, वो मैं समझ कि जो विषय है इर्द गिर्द वो कविता की घूमती है, क्योंकि समस्या
और समाज का रहा, तो उसको कविता है तो मैं उसी को सुना के फिर बताता हूँ। हो गई पर्वत पिघलनी, हो गई पर्वत पिघलनी, इस हिमालय की गंगा चाहिए। पीर का मतलब ये पहाड़ का जो सब हुई है, नीचे हम लोग उस पर एक कि हो गई पर्वत सी चाहिए, इस हिमालय गंगा निकलनी चाहिए, मेरे ना सही तेरे ही सही, हो कहीं चाहिए। ये और ऐसा अगर हम करके नहीं धन साफ करते हैं, हम सब सभी भूपेंद्र सर थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, आपकी आवाज इंटरप्ट हो रही तो वीडियो ऑफ कर दें तो शायद ज्यादा क्लैरिटी के साथ आए। यस मैं भी आइए जी जी। अभी भी है समस्या, अभी भी है, थोड़ा सा आपको जी बताएं। जी जी बीच में आवाज बैकग्राउंड से कुछ आवाज आ रही है मेरे और किसी साथी का दिक्कत हो मैसेज या फिर मेरे यहाँ दिक्कत हो गई, ठीक है, कोई भी साथी मैसेज दे सकता है। नहीं अनइंटरप्टेड है आवाज इनकी, कुछ अलग से अलग एडिशनल साउंड आ रहा है। हमारे यहाँ आवाज नहीं आ रही क्लियर, इंटरप्टेड आ रही। ठीक है ठीक है, भूपेंद्र सर अपना वीडियो थोड़ा ऑफ करके फिर केवल ऑडियो चलाइएगा। जी हाँ अब आएगी आवाज, वीडियो ऑफ हो गया। इस बीच में हमारे साथ दीपक कुमार जी जुड़े हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद, उनका भी स्वागत है। आरएन सिमारी जी जुड़े थे, वो शायद लेफ्ट हो गए। मथुरालाल मांझी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। मैं तब तक बीच में दो एक साथियों बुला लेता हूँ। भूपेंद्र सर का जब वहाँ ऑडियो या फिर जो वीडियो वगैरह सिस्टम थोड़ा ठीक हो जाएगा तो नेचुरली वो हम लोगों के बीच में आ जाएंगे। विजेश कुमार जी हैं, विश्व दीपक जी को मैं, हाँ ठीक है। अगर भूपेंद्र सर जब बोलने लगे तो कृपया बाकी साथी फिर अपना माइक म्यूट कर लेंगे। विश्व दीपक जी हैं, मैं उनको इनवाइट कर लेता हूँ, बहुत देर से जुड़े हैं। विश्व दीपक जी, विश्व दीपक जी देखिए आप साथी जो बने रहते हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है, आग्रह सुनकर जरूर अपना माइक ऑन कर लिया करें। जी 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 परिचय भी देते हैं संक्षिप्त में, अपनी बात भी रखें, विषय पर रखें। जी हाँ जी सर नमस्कार, डॉक्टर दीपक फतेहपुर से बोल रहे हैं, फतेहपुर यूपी से। स्वागत है जी। सभी लोग बातें सुन के ज्यादा बोल नहीं पाते क्योंकि हम अभी दूसरी बार भी जुड़े हैं इस मंच से, तो सुनने का प्रयास ज्यादा अच्छा करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम जानते हैं कि आप बोलने पर नहीं अपने एक्टिविटी पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। जो मेडिकल लाइन के साथी या सीनियर्स होते हैं वो अपने कर्मों से अपना स्पीच लेते हैं, कहते हैं वर्क
एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, आप उस फील्ड वाले हैं। बाकी तो ठीक है, जो बोल रहे हैं बातचीत कर रहे हैं, हम सुन ही रहे हैं। धन्यवाद आपका। जी मैं भूपेंद्र सर, आपका जैसे ही ऑडियो ठीक हो जाए तो जरूर आ जाइएगा। मैं मोस्ट वेलकम। ब्रजेश जी, हाँ, आपने हैंड रेज किया है, आप मेरी आवाज सुने और माइक ऑन कर वो लें। हमेशा ब्रजेश जी। बोलिए। जी ठीक है। और सभी को नमस्कार। मैं क्या पहली बार जुड़ा हूँ इस ऑनलाइन मीटिंग में। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मुझे इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ने का अवसर मिला। और एक्चुअली क्या, मैं होशंगाबाद नर्मदापुरम से हूँ। मैं एक प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में काम करता हूँ और समय समय पर मैं क्या अपने सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर काम करना चाहता हूँ और जैसे भी समय मिलता है मुझे मैं काम करता हूँ। और इस प्लेटफॉर्म पर जुड़कर जितना भी समय रहता है, जितने लोग हैं सामाजिक बंधुओं की जितनी भी हो सकती है मैं मदद करता हूँ। जहाँ जहाँ से वो डिस्टर्ब कर एक्चुअली क्या, सकते मैं हैं। पहली बार मीटिंग में जुड़ा हूँ तो मैं आने वाली मीटिंग में मैं बिल्कुल आपको समय दूंगा और जो भी मेरे विचार और बिल्कुल आपको सुनाऊंगा। इसलिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद। जी नमस्कार। मैं सभी साथियों को एक बात पुनः याद दिला दूं कि हमारी मीटिंग ये हमेशा मंगलवार को 7:15 से 8:30 के बीच होती है और लिंक यही रहेगा। इस मीटिंग से लिंक हमने बदला है और विषय हमारे बदलते रहते हैं जो नॉन डिस्प्यूटेड हो, जिसमें डिस्प्यूट की स्थिति ना हो, ऐसे विषय हो जो कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन। जी भूपेंद्र सर, आप अपनी बात आगे रखें, आपका स्वागत है। जी, आवाज आ रही साहब? आप आवाज आ रही? जी क्लियर। वेरी गुड। एक तो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये हमारे एजेंडे के दलाली का काम करते हैं और केवल लबुलबाब है। पैसा लेने के लिए हम सब करा रहे हैं, पूरा समाज करा रहा है, देश करा रहा है। जो मंतव्य है हम लोगों का, जो विषय रखा गया है, उसका मैं तात्पर्य जो समझ पाया हूँ ये है कि सहयोग असहयोग और उस सहयोग का योगदान जो मैटर किन किन क्षेत्रों के लोगों ने किन किन क्षेत्रों में किया है और उसका असर क्या पड़ा है, और अगर ऐसा होता है तो फिर असर क्या पड़ेगा। मालूम मुझे ना काका हो काका ना। तो मैं थोड़ा सा दूर से बात करता हूँ, चल भूमिका बनाते हुए फिर मेन पर आता हूँ और समझ में आप लोगों की आ जाता है। मैं समझता हूँ कि मैं सर मैं थोड़ा दूर हो जाता हूँ तो अपने आप दूरी हो जाएगी। ठीक है सर, काटिए, हंसी मजाक के। हाँ ठीक है, बहुत दूर नहीं ना आप। अब मैं जब बहादुर जी को देख करके मेरे अंदर नौजवानी का वो जज्बा आ गया है। तो मैं ये कह रहा था सर कि साध्य और साधन, यानी कि लक्ष्य और लक्ष्य के लिए जो साधन है, साध्य और साधन दो चीजें होती हैं। तो साध्य हमारा ये है कि समाज की गरीबी, गुर्बत और लाचारी दूर होनी चाहिए। उसके लिए साधन क्या हो? अब साधन ये है कि अगर आपको मछली की आंख दिखाई पड़ती है तब तो ठीक है, तो उसी लेवल का, उसी तरीके का साधन होना चाहिए। नहीं, धनुष बाण ऐसा होना चाहिए जो कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो, तीर निशाने पर लगे, इसलिए तीर भी सीधी होनी चाहिए। तो साध्य और साधन दोनों बहुत ईमानदार होने चाहिए, तब लक्ष्य की पूर्ति होती है और बहुत बड़े प्रतिफल के रूप में हमारे सामने वो सब चीजें आती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया में एक बहुत बड़े समाज विज्ञानी हुए जिन्होंने दुनिया को ही पलट दिया, पूरे समाज को पलट दिया, और उन झूठे समाजों को उन्होंने झूठा बिल्कुल करार दिया जो लोगों को हजारों साल से ठगते आए थे। उनका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स दुनिया में ऐसे समाज विज्ञानी पैदा हुए जिन्होंने इस समाज की समस्याओं को समझा
और परिवर्तन किया और ऐसा योगदान किया कि पूरी दुनिया ही पलट गई और 3/4 दुनिया कम्युनिस्ट हो गई। 3/4 दुनिया में लोगों की समस्याएं सॉल्व हुई और गरीबी गुर्बत दूर हुई। जहाँ जहाँ क्रांतियां हुई वहाँ लोग सफल हुए और वो ड्यू टू कार्ल मार्क्स हुआ। कार्ल मार्क्स ने ऐसा सिद्धांत दिया कि पूरी दुनिया के लोग उसको फॉलो किए और जो शैतान दुनिया को ठग रहे थे, दुनिया को लूट रहे थे, दुनिया का शोषण कर रहे थे, उनका अंत हुआ। मैं कह रहा हूं कि योगदान क्या रहा उनके इस डेवलपमेंट में। वो तो किताबें लिखते लिखते और समाज के बारे में लिखते लिखते, दुनिया के समाजों के बारे में लिखते लिखते उनके 3-4 बच्चे मर गए, लेकिन उनका साथ जो दिया वो ये ऐसा पूंजीपति था, जबकि पूंजीवाद के खिलाफ वो लिख रहे थे। उसका नाम था उनके दोस्त का एंगेल्स। एंगेल्स ने वो सहयोग किया कि कार्ल मार्क्स किताब लिखे और बड़े भारी आंदोलन के प्रणेता बने और दुनिया में क्रांति के सूत्रधार बने। आज भी दुनिया में कार्ल मार्क्स सबसे बड़े ओहदे पर हैं, जो दुनिया को बदलने में सक्षम हुए और सबसे बड़ा दुनिया का दर्शन दिया। तो ये योगदान कार्ल मार्क्स को आगे ले जाने में एंगेल्स का रहा। मैं उसी आपके सब्जेक्ट से जोड़ रहा हूँ कि योगदान कार्ल मार्क्स के लिए एंगेल्स का, क्योंकि वो पैसे वाले थे, धनी थे, लेकिन एक तो साध्य होता है, एक साधन होता है। साध्य ईमानदार था कि दुनिया को बदलना है, दुनिया की गरीबी गुर्बत और लाचारी को दूर करना है, उसके लिए किताबें लिखना है, विचारधारा और सिद्धांत बनाना है। देने वाला जो उनको योगदान देने वाला था एंगेल्स, पैसे वाला तो था, लेकिन वो ईमानदार था और वो जानता था कि ये कार्ल मार्क्स जो करेगा, जो कर रहा है, वो दुनिया की बेहतरी के लिए कर रहा है। इसलिए उन्होंने कार्ल मार्क्स जैसे आदमी का सपोर्ट किया और पूरा अपना धन उन पर लुटा दिया, लगा दिया और दुनिया में ये विचारधारा फैली और हम भी उसके कायल हुए। हिंदुस्तान भी उसका कायल हुआ और लैटिन अमेरिकी देश का कायल हुए, रसा कायल हुआ, चीन कायल हुआ, साउथ ईस्ट एशिया कायल हुआ और बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई, गरीबी गुर्बत दूर हुई और दुनिया में सबसे बड़े जो खुशहाल देश हैं वो कम्युनिस्ट देश है, समाजवादी देश है। वो देन है उनकी। और योगदान किसने किया उनके लिए? मार्क्स के लिए एंगेल्स ने। दूसरी चीज, हिंदुस्तान में गांधी निकले। गांधी के आंदोलन को इसलिए सपोर्ट मिला, मैं उस दिन भी कहा था इस बात को, कि वो आदमी लंगोटी पहन के निकला था। जनता को विश्वास भरोसा हो गया कि इनका साथ ईमानदार है, यानी आजादी देश की ईमानदारी से लड़ना चाहते हैं और साधन उसी तरीके से ईमानदारी का उन्होंने रखा कि हम जो पैसे पाएंगे, जो हम साधन पाएंगे, जो हम योगदान पाएंगे, जो हम चंदे पाएंगे, वो जनता के लिए होगा। और चंदा देने वाला भी समझ रहा था कि गांधी जैसा फकीर आदमी इस देश की जनता के लिए वो चंदा उसको हम लोग दे रहे हैं, तो दोनों पवित्र हुए। एक तो उसका साधन पवित्र हुआ, दूसरे साधन भी पवित्र रहा। तो बिरला ने आजीवन गांधी जी को हर जगह रहने का, खाने का, चलने का, फिरने का, सब तरह का साधन यानी योगदान किया। गांधी गांधी हुए, गांधी महात्मा हुए, गांधी देश के बापू हुए, गांधी देश के पालनहार हुए, गांधी देश के आजादी के सबसे बड़े प्रणेता और नेता हुए। तीसरी चीज, योगदान पर ही कह रहा हूं। अब ये योगदान अभी आ रहा हूं जिस पर हमारे नाबिक साहब लोगों को बताना चाहते हैं कि हम लोगों का योगदान या उस समाज का योगदान शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक क्या होना चाहिए, मैं उस पर आऊंगा। तो बिना किसी के सहयोग के कुछ हो नहीं सकता। बस इतना है कि आपका साध्य कितना ईमानदार है और उतना ईमानदार आपका साधन होना चाहिए।
मसलन महात्मा बुद्ध कार्य कारण दिए, कार्य और कारण, काज ऑफ एक्शन की जो थ्योरी दी, जो वैज्ञानिक चेतना, सामाजिक चेतना दी और वो विचार फैला, उसके पीछे भी वो राजे महाराजे थे जो ये समझते थे, योगदान इसलिए दिए कि ये राजवाड़ा होकर के, राजकुमार होकर के अगर ये वस्त्र पहन करके एक ही वस्त्र पहन के, खड़ाऊ पहन के निकल पड़ा है, तो इसका मतलब है कि ईमानदारी से समाज को बदलना चाहता है। तो राजाओं ने पलक पावड़े बिछाकर गौतम बुद्ध के लिए सारा काम किया। और आपको मालूम है कि आज जितनी भी गुफाएं मिलती हैं, जितने भी विहार मिलते हैं, जितने शिलालेख मिलते हैं, जितने यूनिवर्सिटी मिलती है उस जमाने की, सब बौद्धों की हैं। तो बौद्धों का सपोर्ट, सहयोग राजाओं ने किया। उन राजाओं ने जो ईमानदारी से चाहते थे कि एक बड़े भारी महात्मा के नेतृत्व में इस देश के समाज का कायाकल्प होने जा रहा है, और कायाकल्प हो गया। आजाद हुआ देश, यानी उस चीज से आजाद हुआ जो जकड़न थी। संकेत मेरा दूसरा है कि जो जकड़न आज आ रही है, जकड़न में लिया जा रहा है, वो जकड़न उस जमाने में थी, उसको गौतम बुद्ध ने तोड़ा था। आइए आज के जमाने में, आजादी के जमाने में बाबू सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की स्थापना के लिए कहीं गए नहीं थे। 7 जून का पवित्र था कि देश आजाद हम करेंगे, वो लड़ के करेंगे, सेना के माध्यम से करेंगे, लड़ के करेंगे, हथियार बंद होकर करेंगे। महिलाओं ने, संभ्रांत महिलाओं ने और देश के कोने कोने से महिलाओं ने अपने जेवर उतार दिए, अपने पैसे निकाल के दे दिए फौज के लिए, फौज के खाने के लिए, पीने के लिए, वस्त्र के लिए, हथियार के लिए। इसलिए साध्य भी पवित्र था, साधन भी पवित्र था, दोनों चल पड़े। बाबू सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़ी लड़ाई लड़े और आजादी में उनका अभूतपूर्व योगदान रहा। तीसरी चीज, जब आजादी की लड़ाई के बाद डॉक्टर अंबेडकर संविधान लिखने लगे, उसके पहले उनकी पढ़ाई के लिए योगदान किसका था? राजा बड़ौदा ने उनको वजीफा दिया था विदेश में पढ़ने के लिए। साध भी पवित्र था, साधन भी पवित्र था। उद्देश्य ये था कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को दुनिया के लेवल पर हम ले जाना चाहते हैं और उसने प्रतिभा दिखाई है, तो राजा बड़ौदा ने उनको स्कॉलरशिप दिया, वजीफा दिया और विदेश पढ़े और सचमुच में दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों में से एक साबित हुए। हमारे देश के लिए तो वो आज की तारीख में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बने हुए और बने रहेंगे जब तक कि देश और समाज बदल नहीं जाता। मीनिंग डियर भाई, इसका तात्पर्य ये है कि बिना योगदान के, बिना सहयोग के दुनिया चल नहीं सकती। दुनिया का मतलब ही है दो योनियां। दुनिया का मतलब होता है दो योनियां, मतलब दो लिंग। एक लिंग अकेला दुनिया को सरवाइव नहीं करा सकता, न दुनिया की बढ़ोतरी हो सकती, न दुनिया की पैदाइश हो सकती है, न दुनिया का विकास हो सकता है। तो दो चीजें हैं, साध और साधन, प्लस और माइनस। हमारा मतलब यह है कि बिना योगदान के कोई आगे नहीं बढ़ सकता, बिना योगदान के विकास हो नहीं सकता। तो योगदान का मतलब हुआ कि अगर आप शिक्षक हैं और समाज को एक अच्छी दिशा देने के लिए आप योगदान करना चाहते हैं, तो जिसको आप योगदान करना चाहते हैं उसकी मंशा पर, उसके ध्येय पर, उसके उद्देश्य पर, उसके साध्य पर आपको निगाह रखनी पड़ेगी। दूसरा, आपको खुद ईमानदार होना पड़ेगा कि हम जिसको चंदा दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं किसी भी तरह का, क्या सचमुच अपने उद्देश्य के लिए वो पवित्र है और हम भी पवित्र हैं क्या? तीसरी चीज है मित्रों कि आपका साथ मान लीजिए, हम मानते हैं बहुत अच्छा है, बहुत
पवित्र है और बहुत आगे जाने के लिए है, समाज को बदलने के लिए, समाज की गुर्बत और लाचारी दूर करने के लिए। लेकिन क्या आप बैड मीनिंग से, यानी अच्छे ढंग से, अच्छे कर्म से जो पैसे कमाए गए हैं उनका पैसा लेना पसंद करेंगे, उनका सहयोग लेना पसंद करेंगे, कि जो एक समाज को ही लूट करके बड़ा आदमी बना हुआ, जिसको बड़ा कह लीजिए, बड़ा मैं नहीं कहता उसको, उससे आप सहयोग लेना चाहते हैं। दो चीजें हैं, अगर अमेरिका यूएनओ को 30%, 25% सहयोग करता है दुनिया को, तो जानते हैं क्या हो रहा है? जी सर। किसी भी देश को वो कब्जा करने के लिए किसी भी देश को उकसाता है, खुद हथियार भेजता है। मजबूरी उसकी हो जाती है कि वो WTO और IMF और वर्ल्ड बैंक से वो पैसा दिलवाता है, कर्जा दिलवाता है और देश को अपने कब्जे में कर लेता है। तो ये है कि अमेरिका की नीयत सही नहीं है किसी देश के प्रति, वो केवल अपने लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो साध्य है दुनिया की बेहतरी उसके लिए भी नहीं मांग रहा है। तो क्या ऐसे लोगों के सहयोग की हमें जरूरत है? कतई। हमारा साधन ईमानदार होना चाहिए, तब हमारा सामाजिक परिवर्तन का जो हमारा उद्देश्य है, जो हम जिसके लिए हम लोग बहस कर रहे हैं, जिसके लिए समाज तैयार हो रहा है, तब उसके लिए हम जो है सक्षम हो पाएंगे। एक चीज और मैं कह के अपनी बात समाप्त करूंगा दोस्तों, चाहे ज्योतिबा राव फुले साहब हैं, उनको भी सहयोग मिला। फातिमा बीबी बहुत बड़ी जमींदार की बेटी थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, लंदन रिटर्न की कुछ जमाने में। उन्होंने सावित्रीबाई फुले को, देखिए बता रहा हूँ, साध्य और साधन, जब उन्होंने देखा ज्योतिबा राव फुले, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले एक पवित्र चीज के लिए निकल पड़े हैं और इस समाज को खेल रहे हैं, उनके ऊपर गोबर फेंके जा रहे हैं, चप्पल फेंके जा रहे हैं, उनको अपमानित किया जा रहा है सड़कों पर और गलियों में, उनको टांट कसा जा रहा है, कहीं कहीं पिटाई भी हो जा रही है। उस महिला ने, इतनी बड़ी महिला, उसने सोचा कि ये तो बड़े पवित्र काम के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उतनी ही पवित्रता के साथ फातिमा बीबी ने उनको जमीन दिया, कॉलेज बनवाया, फाइनेंशियली उनकी हेल्प किया, कॉलेज चल पड़ा और उनकी लिखाई पढ़ाई पत्रकारिता ज्योतिबा राव फुले की दुनिया में मशहूर हुए, पूरे समाज को बदलने का एक बड़ा संबल साबित हुए ज्योतिबा राव फुले साहब। सहयोग योगदान एक पवित्र लेडी का, एक पवित्र धन का, एक पवित्र देश के लिए साथ और साधन दोनों ईमानदार। जो सवाल उठ रहे हैं या जो लोग सवाल उठाएंगे, उन सवालों का जवाब यही है कि हमारा साध्य भी पवित्र है, हमारे साधन भी पवित्र हैं, इसलिए हमारे आंदोलन को, हमारे इस वार्ता के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए, चाहे वो शिक्षा विभाग से लोग आए हों, नौकरी से आए हों, एडवोकेट्स हों, समाज के चिंतक हों, समाज सेवी हों, प्रोफेसर हों, लेक्चरर हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, वाइस चांसलर हो, IAS IPS हो, तमाम तरह से डेमोक्रेट टेक्नोक्रेट हो, अगर वो सचमुच में हमारे साध्य को पवित्र मानते हैं तो उतनी ही पवित्रता के साथ हमारा सहयोग करें और उतनी पवित्रता के साथ ये आंदोलन चलेगा, उतनी पवित्रता के साथ हम सफल होंगे। जैसे कि दुनिया सफल हुई है, उसी तरीके से वार्ता भी हमारी सफल होगी, हमारे लोग सफल होंगे। जैसे जो बैठे हुए सुनील जी हैं, जगदम्बा बाबू हैं, अशोक बाबू हैं, तमाम हमारे जो दोस्त हैं जो हम लोगों को सुनते हैं, अपनी बात बताते हैं, हम इनके
उन बातों पर बहुत ध्यान देते हैं और इनके आभारी हैं कि कम से कम हम लोग को सुनते हैं, हमारी बातों को ये लोग आगे ले जाने की बात करते हैं। तो मैं आखिर में ये कहूँगा कि दशरथ मांझी, देखो हमको ठोकरें बहुत मिली हैं, 1000 साल से हम ठोकर ही खाते हैं, जिन जिन लोगों का राजनीतिक पॉलिटिकल लोगों का लीडरों का नाम लिया गया निश्चित रूप से न साध सही था न साधन सही था, मैं नाम नहीं लूंगा, क्यों नाम लूं भाई? तो न साध सही था इनका, न साधन इनका सही था। तो दशरथ मांझी पिछले बीच में ले आ रहा हूं कि दशरथ मांझी ने एक ही ठोकर उनकी बीबी खाई थी। कहानी ये है कि वो लकड़ी काटते थे जंगल में, बीबी गांव से उस पहाड़ के माध्यम से अपने रास्ते से गुजरती थी। एक दिन पत्थर का एक कोना उनकी बीबी के पैर में अंगूठे में लग गया और लड़खड़ा करके जब वो गिरी है तो घड़े में, कच्चे घड़े में वो पानी ले जा रही थी, कुछ खाने के लिए नाश्ते के लिए ले जा रही थी। तो लकड़ी काटने सुबह के निकले हैं, उनको नाश्ता देंगे, तो उसका पानी जब वो गिरी ठोकर खा के उससे पत्थर जो निकला हुआ था रास्ते का उसमें ठोकर खाई और वो गिरी और उनके साथ उनका घड़ा जिसमें पानी लेके जा रही थी वो भी टूट गया, पानी बह गया और रोती हुई वो दशरथ मांझी के पास आई। तो दशरथ मांझी ने पूछा, भाई रो क्यों रही हो तुम? तो बीबी ने कहा कि आज मैं आपको नाश्ता क्या कराऊंगी, आपको मैं पानी क्या पिलाऊंगी, आज तो आप बहुत परेशान हो गए हैं, हम क्या करें? पूछे कि क्या हुआ? कहा कि वो ठोकर लग गई जी सर। तो मेरा वो घड़ा टूट गया और मैं पानी मेरा नहीं आया, पानी आज आपको नहीं पिला पाऊंगी, नाश्ता नहीं कर पा रही, इसके लिए मुझे तकलीफ। वो शेरे उठा और उसी समय उसने प्रण किया, एक ठोकर बीबी की देख करके उसको रहा नहीं गया और दुनिया का सबसे बड़ा वो पहाड़ का आदमी बना और प्रण किया कि इसके सीने को मैं चीर डालूंगा जिसने मेरी बीबी को ठोकर मारी है। और सीना चीर दिया और 20 किलोमीटर के रास्ते को जो लोग घूम के जाते थे 5 मिनट के अंदर वहां से रास्ता बना दिया, चीर डाला। उसको 30 साल लगे। पूरी जिंदगी अपनी बीबी को ठोकर को याद करके हमारे लोग तो 1000 साल से ठोकर खा रहे हैं, फिर भी कोई नारा दे रहा कि हम एक क्यों नहीं हो रहे हैं, कोई नारा दे रहा कि फला फला विचार अलग है, कोई नारा दे रहा कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, सब लोगों ने धोखा दिया है, आप लोग भी धोखा देंगे। ऐसा नहीं है। अरे जब बाढ़ आती है तो आप कभी अनुभव किए होंगे कि बाढ़ के पानी के बीच में अगर कोई ठूंठ पेड़ मतलब जिसमें पत्तियां नहीं होती हैं, ठूंठ पेड़ अगर खड़ा हो तो उस पेड़ पर ध्यान दीजिए। कभी अगर किसी को अनुभव हो तो मुझे अनुभव है, उस पेड़ पर सांप भी चढ़ा रहता है, उस बाढ़ के पेड़ पर बिच्छू भी चढ़ी रहती है, चूहा भी चढ़ा रहता है, नेवला भी उस पर चढ़ा रहता है। सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए उस ठूंठ पेड़ पर चढ़े रहते हैं कि बाढ़ आई है, अपनी अपनी जान बचाओ। ये समय है कि हम अपनी अपनी जान बचाने के लिए उस बाढ़ से पीड़ित हैं और अपनी जान बचाने के लिए तमाम बातें कर रहे हैं। ये सच है कि हमने कहा नहीं कि हो गई है पीर पर बरसी पिघलनी चाहिए, इसी माने से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तेरे ही सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये आग जलनी चाहिए। भले नाविक साहब, भले नागर साहब, भले सुनील भाई, जगदम्बा और हमारे अशोक भाई इसमें पीछे रह रहे हैं, मगर जो लोग सुन रहे हैं उनको हम लोगों की बातों पर ध्यान दे करके ईमानदारी के साथ मान लीजिए हम देते हैं। और जो परिवर्तन होता है, जो क्रांति होती है, विचारों के स्थान पर होती है। आप विचार तो धैर्य करिए, विचार तो धारण करिए,
उस विचार के लिए यहाँ वार्ता होती है। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ लोग अपनी बात रखेंगे, कुछ लोग हमारी बात रखेंगे। कॉमन बात यह है कि हम सब लोग बाढ़ में बह जाएंगे। इस हिमालय रूपी पीड़ा से हम लोग करा रहे हैं, इसमें से कोई गंगा निकलने की बात इसीलिए की जा रही है कि हम लोग एक हो जाएं, हम लोग समस्याओं के निदान के लिए वार्ता करें, हम लोग समस्याओं के निदान के लिए सहयोग लें, और सहयोग देने वाले और लेने वाले हम बता दिए कि दोनों को ईमानदार होना पड़ेगा, कारवां चल पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। और दुनिया ऐसी बदली है, लोगों ने बदल करके दिखा दिया है, चाहे नेल्सन मंडेला रहे हों, चाहे लेनिन रहे हों, चाहे माओ सेतुंग रहे हों, चाहे दुनिया के बड़े बड़े क्रांतिकारी रहे हों, सब लोगों के साथ जनता ने साथ दिया, सहयोग दिया है। छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े सहयोग लोगों ने दिए हैं, और यहाँ तक कि फांसी पर झूलने के लिए, फौज में जाने के लिए तैयार हो गए हैं। ये समाज तैयार हो जाएगा, बशर्ते कि ईमानदारी से कोई ये समाज तैयार होगा। एक एक पैसे के लिए तैयार हो जाएगा, अपनी झोपड़ी बेचने के लिए तैयार हो जाएगा, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। उसको जरा भी दिखाई पड़ा कि नागा साहब महात्मा गांधी बन गए हैं, नाविक साहब हमारे चंद्रशेखर आजाद की राह पकड़ लिए, लोग अशोक भाई इतना विचार से तेज हो गए हैं, जगदम्बा बाबू विचार से तेज हो गए हैं, हमारे आरडी बाबू जितना संघर्ष किए उस संघर्ष का नतीजा वो चाहते हैं कि इसका नतीजा और अच्छा निकले, हमारी भावी पीढ़ी सुंदर हो, गरीब गुर्बत की ना हो और परिवर्तनकारी हो। इसलिए सब वार्ता में शामिल हो रहे हैं। मैं इन सबको सादर नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और जगदम्बा बाबू के कविता का इंतजार करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद सर। आपने जो बिल्कुल कई तरह से लोगों के विषय पर केंद्रित करते हुए बात रखी, हिस्ट्री से लेकर वर्तमान परिस्थिति तक, और व्यावहारिक उदाहरण की जब बात आती है तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, उसमें से बहुत कुछ सीखने और समझने की बात है। और मिशन साथी उसमें बहुत कुछ समझ चुके होंगे और आगे सीखेंगे भी। और सभी का जैसे आपने योगदान बताया कि सभी तरह का योगदान होता है, वो चाहे जो हो, चाहे वैचारिक वाले हों, चाहे आर्थिक वाले हों, चाहे शैक्षिक वाले हों, चाहे राजनीतिक वाले हों, या सामाजिक वाले हों, या सामान्य सा आदमी भी, वो भी सहयोग दे सकता है। मतलब सहयोग कि वो भी समाज के हित में अपने समाज को या अपने लोगों को आगे बढ़ाने में साथ दे सकता है। उस पर फिर हम कभी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मेरे बीच में कई साथी जुड़े हैं, आरडी सानी सर को कई बार आवाज दिए, थोड़ा सा उनको रोकेंगे, मैं बाकी साथियों को इन्वाइट कर लेता हूँ। श्रीनिवास जी हैं, श्रीनिवास बघेल जी नई दिल्ली से, मैं उनको इन्वाइट करना चाहूँगा कि अपनी बात रखें। श्रीनिवास बघेल जी नई दिल्ली से। जी सभी साथियों को नमस्कार। जी नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है साहब? जी हाँ। अभी मैं थोड़ा सा सफर में हूँ और नेटवर्क रहेगा, तो मैं अभी सुनूंगा, अभी आगे बढ़ा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद बघेल सर। हमारा आप सभी से आग्रह है कि हमारी मीटिंग मंगलवार को होती है 7:15 बजे, लिंक यही रहेगी, विषय हमारे बदलेंगे, और जरूर आप उसमें सभी कोई पार्टिसिपेट करें, अपनी बात रखें। और मैं आगे और साथियों की इनवाइट करता हूँ, नहीं तो हमारे साथी देखिए चले जाते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। जो नए साथी हैं जरूर उनको, क्योंकि उनके जरूर हम सुनना चाहें। आजाद पॉइंट स्मार्ट म्यूजियम 2-3 बार आवाज दी है, शायद हमारी बात नहीं सुन पाए। केतन सोंधिया जी हैं, मैं इनको इनवाइट करूंगा। केतन सोंधिया जी, केतन सोंधिया जी, इस बीच बंस गोपाल केवट जी जुड़े, उनका स्वागत है। जी हाँ, आप बात करें। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, मेरा पहली बार मीटिंग में जुड़ना था, अच्छा लगा सर, आपके लिए अच्छी जगह है। हेलो, और जो भी अपने विचार रखना चाहें या परिचय देना चाहें, जो भी एक आध मिनट जैसा भी चाहें। नहीं सर क्या सर मेरा पहली बार है, इसलिए मैं आज जो नेक्स्ट बाद में फिर आपको अपनी टर्म विचार रखूंगा सर।
जी धन्यवाद। जरूर जुड़िए और साथियों को भी जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। यहाँ मैं कहूँगा जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं वैचारिक रूप में कह सकते हैं, वैचारिक योगदान है हम लोगों का। मैं अभी उसी पर सीमित रहता हूँ, ये नहीं कहूँगा हमारे योगदान, हम ये डिस्कशन को वैचारिक योगदान में ले आते हैं और मैं इसको उतना ही महत्वपूर्ण मानता हूँ जैसे एक बैलेंस डाइट होती है किसी भी आदमी के स्वास्थ्य के लिए और सही ढंग से विकसित यानी शारीरिक विकास के लिए बैलेंस डाइट की जरूरत होती है, जिसमें कहते हैं मीठा भी थोड़ा चाहिए, नमक भी चाहिए, दही भी चाहिए, चपाती भी चाहिए और उसको वो सब तो उसका एक पार्ट है और सभी लोग अपने अनुसार काम कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं आगे इनवाइट कर लूंगा जो हमारे साथी बचे हुए हैं, पहले से जुड़े हैं। वंश कुमार जी अभी आए हैं, थोड़ा आप वेट कीजिएगा प्लीज। श्रीनिवास जी हो गए, सभी साथी हो गए। आर डी साहनी जी को इनवाइट करता हूँ। मथुरालाल मांझी जी हैं हमारे पहले एक साथी हैं, तो मैं आर डी साहनी सर को इनवाइट करता हूँ कि आए अपनी बात रखेंगे, अपना परिचय भी दे देंगे तो सभी साथियों को बहुत अच्छा लगेगा। मैं रामदेव साहनी, पेशे से मैं वैज्ञानिक के पद पर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद में दुमका में प्रस्थापित हूँ। चूँकि मुझे बहुत ट्रेन में आने के चलते विलम्ब से सुनने का मौका मिला, लेकिन भूपेंद्र सर का मैंने सुना और इन्होंने जो प्रकाश डाला है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, इतिहास, भूगोल, विश्व राजनीतिक से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं के बारे में अति उत्साहवर्धक और सराहनीय है। और मैं क्षमा के लिए लेट जुड़ने के चलते क्षमा चाहता हूँ। बाकी सभी साथियों को नमस्कार। और आज का विषय है कि जो समृद्ध व्यक्ति है, जो सबल है, इर्द गिर्द अपने कमजोर व्यक्तियों को कैसे मदद पहुंचाए। तो मेरा मानना है कि मैं पूर्व से भी कुछ फोकस कर रहा हूँ कि पूर्व से मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ, छोटा छोटा काम करता हूँ। तो हमारे समाज का आज भी 80% आदमी गरीबी रेखा से नीचे है और वो सरकार की योजना पर उसका जीवन बसर चलता है। उस लाभ से भी वंचित रहने का और जो अन्य समाज के व्यक्ति हैं वो प्रयास करते हैं। तो मेरा एक छोटा प्रयास है, इस मंच के माध्यम से एक छोटा सेशन देता हूँ कि उस जो वंचित समाज है मेरा, जो विकास से वंचित है, शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर से जो वंचित है, उसको पहले भोजन की व्यवस्था करें। सारे लोग आपके जो इर्द गिर्द जो अभावग्रस्त है उनका सरकारी जो सहायता है उसको जो है उपलब्ध कराने का प्रयास करें। सरकारी सहायता में विभिन्न योजनाएं चल रही है, राशन कार्ड का है, विधवा पेंशन है, महिला पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, इंदिरा आवास है, सामूहिक सहयोग समितियां हैं, नाविक जाल मछुआ रोजगार उन्मुख बनाने के लिए सहायता है सरकार की। इन योजनाओं को जो प्रबुद्ध व्यक्ति है हमारे समाज के, उसको लाभ दिलाने का प्रयास करें। जैसा कि मेरा प्रयास होता है कि मैं जब गांव जाता हूं 2-4 दिन के लिए, तो अपने गांव में जो अति पिछड़ा है, चाहे जो सरकारी लाभ नहीं मिलता है, उसको चिन्हित कर मैं संबंधित पदाधिकारियों, संबंधित कर्मचारियों से संपर्क स्थापित कर उसको लाभान्वित करने का प्रयास करता हूँ। यह प्रयास छोटा ही है, लेकिन किसी का राशन कार्ड बन गया, किसी का वृद्धावस्था पेंशन चालू हो गया, किसी का इंदिरा आवास हो गया, किसी का बैंक लोन हो गया, किसी का समूह योजना के तहत महिलाओं के समृद्धि और विकास के लिए एक समूह के लिए सिलाई सेंटर की व्यवस्था कराना। ये छोटा छोटा चीज है जिसके चलते उसकी आर्थिक सबलता आता है। आर्थिक सबलता जब आएगा तभी हम जो है सबकी शिक्षा की बात करेंगे, राजनीति की बात करेंगे। हमारा समाज आर्थिक रूप से ही मूल रूप से कमजोर है। तो ये छोटा छोटा प्रयास करके उसको उन्मुख बनाए और यह प्रयास जो है सो छोटा प्रयास करके बड़ा प्रयास हो। हमारे भूपेंद्र साहब ने जो विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है कि ईमानदारी होना चाहिए, किसी भी कार्य को करने के प्रति ईमानदार होना चाहिए। अपने को जो साधन भी ईमानदार से प्राप्त करें और साध्य भी हो।
स्पष्ट संदेश है इनका कि लोग जो है थोड़े से बचत से कटौती करके वो सहयोग करे, उसका जो साधन वो शुद्ध हो, और वो शुद्धता जो है सो उसके संस्कार को समृद्ध करेगा, उसकी व्यवस्था को सुदृढ़ करेगा और उसका मनोबल ऊंचा होगा, तब वो जाके अपना सफल होगा, और सफल होगा तब वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पहलू को जो समझेगा, और तब जो छला रहा है समाज में, जो हमारा भी संवर्ग जो है समृद्ध संवर्ग है, वो भी जो छल रहा है, तो उसकी भी राजनीति को पकड़ेगा और अपना जो है अधिकार के लिए वो तत्पर रहेगा और वो अधिकार के लिए वो अपना प्रयास करेगा। तो हमारा मानना है कि आर्थिक सबलता इर्द गिर्द जो पिछड़ा है उसको इन सरकारी सहायताओं, उसके बाद आता है हमारी सक्षमता, हम कितने सक्षम हैं और कितने सहयोग से कितना हम उन्नत कर सकते हैं अपने समाज को। वो आर्थिक रूप से हो सकता है, सामाजिक रूप से हो सकता है, शैक्षणिक रूप से हो सकता है, वो मौलिक अधिकार के रूप को हो सकता है, अवेयरनेस प्रोग्राम के रूप में हो सकता है। इन व्यवस्थाओं को हम सुदृढ़ करके अपने समाज के लोगों को जो पिछड़े हैं उनका हम जो है सो पूरी मदद से, प्रयास से उनके जो है सो स्तर में सुधारने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो गांव है वो कम से कम 100 घर का टोला है, वो बहुत पिछड़ा था, बहुत अभावग्रस्त था। 100 घर में जो है मैट्रिक के पास होना बड़ा मुश्किल था से 40 साल पहले। आज हम लोग का जो समृद्ध व्यक्ति लोग हैं उसके प्रयास से हर घर में कम से कम मैट्रिक हो गया, उसके साधन उपलब्ध हो गए, क्रियाकलाप, काम धाम जो भी सरकारी सहायता है, गाय योजना है, जाल माल योजना है, उसके बाद सिलाई का योजना है, ब्लॉक लेवल पर बहुत सारा जन वितरण प्रणाली की योजना है, मतलब इतना छोटा छोटा। उसके बाद बैंक से छोटा छोटा रोजगार के लिए जो जैसा लायक है वैसा बनाकर हम लोगों ने समृद्ध किया। आज वो हर घर कम से कम खाने के लिए सब अपना इंतजाम कर लिया, एक बहुत बड़ी उपलब्धि। खाने के बाद वो सारे बच्चे लोग अच्छी स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी हो CBSE स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो मोरल भी उनका बूस्टअप हो रहा है, धीरे धीरे समृद्ध हो रहा है। तो हमारा प्रयास है कि हम छोटा से नीचे स्तर से हम आगे बढ़ें। हम नहीं राजनीतिक की बात करेंगे, हम नहीं विधायक, MPA, MLA, MP और वो जिला पार्षद, मुखिया, पंचायत में लड़ेंगे। हम मुखिया का जो फंड है, जो हमारा ब्लॉक से आने का फंड है, जो हमारा बैंक के माध्यम से कुछ काम होना है, हम वहाँ से सहयोग प्राप्त करके जिला स्तर तक की जो सहयोग राशि है उससे छोटा छोटा फंड व्यवस्था करके हम उसके जीवन स्तर को सुधार सकते हैं। और हमारा प्रयास के तरह जितने भी इस मंच पर उपस्थित हैं, सारे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, सबों को मैंने सुनते आया है ट्रेन में। सारे लोग जो है कि बहुत विवेकशील है और अपने वक्तव्य से मंच में उपस्थित लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया है, और सब लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं, सबों को आदर करते हुए एक दूसरे का बात सुनते हैं, सुझाव देते हैं। वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और हम तो ईश्वर से मनाते हैं कि राजा राम जी को, भूपेंद्र जी को इतना ताकत है कि आने वाले समय में हम लोगों का ये उदाहरण बन के रहे। इनके मार्गदर्शन, इनका निर्देशन और इनकी सोच उन्नत किस्मों का है, जो लोग बहुत दूर से, बहुत लेट से सोचता है, लेकिन इन लोगों ने चिंता किया समाज के विकास के लिए, समृद्धि के लिए। एक वाकई जो है तो ये प्लेटफॉर्म लाभ पहुंचाने का काम कर रहा है, सहयोग देने का काम कर रहा है, और लोगों को मौलिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से विकसित करने का जो प्रयास किया है वो रियली वास्तविक रूप से ये सराहनीय कदम है। मैं इसका हमेशा आभार प्रकट करता हूँ और लोगों को बधाई देता हूँ। बार बार ऐसे मंच पर और लोग जुड़े और एक दूसरे का सम्मान करते, एक दूसरे का बात सुने और एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की बातों को चिंतन में अपना भी योगदान दे समय रहते, और तब हमारा समृद्ध और उन्नत समाज होगा। इसी
बात के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। अब पुनः सबों को एक बार नमस्कार करता हूँ। ये हमारा जो है सो कि यह मंच हमेशा जीवंत रहे और आगे बढ़ते रहे और हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहे। जय निषाद। धन्यवाद सानी साहब। और जब आप जैसे शिक्षित, सफल और समाज सेवी साथी इस मंच से जुड़ जाते हैं तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं और हम सबका हौसला बढ़ता है। और खासकर मैं अपनी बात तो विशेष रूप से और बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कि आप हैं तो समझिए, जब मैं बोल रहा हूँ क्यों आप आगे आगे बोल रहे हैं भाई, थोड़ा मीटिंग का मतलब समझिए। हम तो टीचर हैं। 799 53 एक सेकंड ज्वाइन हो तो बीच में आ गए। 1 मिनट अपने कंप्यूटर में सारे मैडम में ज्वाइन करा 759535285 फिर से मैं रिपीट करता हूं 799535285 जी सर क्या बोलते हैं गोपाल जी 8827 थोड़ा सा एक बार 8827 हाँ 5733 अच्छा बात सुन लिया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप पेपर लिए तो नोट कर लीजिए 8827257233 ये चैट बॉक्स में दिया हमने। ठीक है, मैं समझ आप परसेंट होंगे चैट बॉक्स में देख लीजिए नंबर। मैं समझता हूं मीटिंग को आगे समापन ले जाएं। मैडम जी एक साथ वाले और हैं, आप लोगों का नंबर का आपस में हो गया ना हुआ तो हैंड रेज कर दीजिएगा। नीलम जी अभी आप जुड़ी हैं, आपका स्वागत है। संक्षिप्त में अपनी बात रखें, बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि सभी साथी 2 घंटे करीब से हैं। बहुत संक्षिप्त में। सभी पदाधिकारियों को जय निषाद राज। आज का मीटिंग का विषय बहुत अच्छा रखा गया। सामाजिक विकास के लिए हमेशा शिक्षा की भी आवश्यकता होती है और जो सक्षम लोग हैं, शिक्षक हैं, समाज सेवी हैं, वह तो हमेशा समाज को विकास की ओर, उत्थान की ओर एकजुट करके हमेशा आगे बढ़ाते ही हैं। इसके साथ में जो पदाधिकारी होते हैं वह भी समाज को हमेशा उत्थान की ओर तरह तरह के कार्यक्रम के माध्यम से बढ़ाते रहते हैं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मीटिंग बहुत देर तक चल रही है आज, इसके लिए सबको बहुत बहुत आभार और सबको बहुत बहुत हमारी तरफ से आशीर्वाद। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मथुरा जी आपका हैंड रेज तो कहना चाह रहे हैं, तो जल्दी से रेज एक बार बोलिए, फिर हम राकेश तिवारी जी को बुलाते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। मैं इनवाइट करता हूँ इसका मीटिंग का सार है या आखिरी संदेश जो भी समझें, सभी साथियों का स्वागत करते हुए राजेश तिवारी जी को आए और मीटिंग को सभी के प्रति अपना जो आभार है वो प्रकट करते हुए अगली मीटिंग में इनवाइट करने के लिए जो संक्षिप्त में सार बताना चाहे उसका स्वागत है और मीटिंग हम समाप्त करेंगे। राजेश तिवारी जी। धन्यवाद सभी साथियों को सादर नमन। जैसे कि आज का जो ये विषय था यह सचमुच बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय रहा। इसको देखकर के आज हम सभी लोगों ने मंथन किया। यह है कि सही मायने पे देखा जाए तो ये समाज की शिक्षा को आगे बढ़ाता है। हमारे जो भी साथी आए हैं बड़े ही अच्छे कारकर्दगी से सबके साथ में और बड़ी ही शालीनता के माहौल पे अपने अपने विचारों को रखा। सभी के विचार बहुत ही प्रशंसनीय है। सबसे बड़ा प्रशंसा का विषय तो यह है कि जो हम आपस में एक को घटाना करते हुए अपनी बातें बड़ी ही सरलता के साथ में किसी की आलोचना न करते हुए रखते हैं, ये समाज के लिए एक बहुत सकारात्मक कदम है और यही हमें आगे बढ़ाने की दिशा में जो
सही मूल मंत्र है वह काम करेगा। तो साथियों मैं तो यही कहूँगा कि जो आज के साथी लोग जुड़े किसी संत से कम नहीं है, क्योंकि संत ही समाज को एक सही दिशा देता है। और संत जो है वह किसी भी रूप में होता है, जैसे डॉक्टर के रूप में हो, वकील के रूप में, इंजीनियर के रूप में, शिक्षक के रूप में। तो जब वह संत भाव से समाज के प्रति सोचता रहेगा तो निश्चित ही समाज को एक बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो आज का मैं यही कहना चाहूँगा कि हम जो साथी हैं, जैसे कि हमने विचारों को रखा है, अगर हम विचारों को कुछ क्रियान्वित करने की दिशा में भी कार्य करें तो निश्चित ही हमारी वार्ता सफल होगी। कहने का तात्पर्य है यदि शिक्षक है तो शिक्षक की दृष्टि से क्या समाज दे सकता है, डॉक्टर है तो समाज क्या दे सकता है, वैज्ञानिक क्या दे सकता है, बौद्धिक रूप से यदि वो सक्षम है तो बौद्धिक रूप से समाज के लिए क्या दे सकता है। क्योंकि समाज देने वाला जितना अधिक बनेगा वह समाज उतना ही सफल और सक्षम होगा और समृद्ध समाज कहलाएगा। आज हम देखते हैं कि अन्य समाजों को तो हम देखेंगे एक ऐसा समाज है कि जो देखे होंगे कि राजनीतिक क्षेत्र में कभी किसी प्रकार के आंदोलन नहीं करते होंगे, लेकिन उनका समाज इतना सक्षम है कि वो खुद दूसरे समाज तक की हेल्प करते होंगे। लेकिन अगर हम अपने समाज की ओर ध्यान आकर्षण करें तो केवल ब्राह्मण और बनिया दो कौमों को छोड़ करके अन्य की स्थितियाँ बहुत ही नकारात्मक नजर आती होंगी। यही जो वर्ग है जो अपने ये सब समाज के लिए नहीं सोचते ये सत्य है, लेकिन ये अपने निजी समाज के लिए, निज कौम के लिए जरूर सोचते हैं। जैसे ब्राह्मण और बनिया की हमने बात कही कि अपनी खुद की समाज के प्रति जरूर समर्पण भाव रख करके उनकी प्रगति के लिए करते रहते हैं। और इसी कारण से मैंने देखे होंगे कि आप हमारे जो समाज है उसमें एक अग्रणी भूमिका में। तो मेरा यही कहना है साथियों कि हम जैसा विचार यहाँ पे रखें उन विचारों पे हम भी कुछ कदम बढ़ाएं। जैसे कि हमारे रामदेव जी ने कुछ शास्त्रीय योगों के बारे में बातें कही, बहुत ही सुंदर है। उनने जो से और उनको जानकारी है उससे वो समाज को जागरूक करते हैं, उससे जो संभव बनता है उनकी हेल्प भी करते हैं। ऐसे ही समाजों के लोगों को आगे आना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि हम जिस बीच क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र पर हम समाज के लिए एक देने वाले बने, क्योंकि जो समाज देने वाला होगा वही शासक भी बन सकता है। क्योंकि जब तक हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं लेंगे तब तक शासक की स्थिति में नहीं बन सकेंगे। तो हमें यदि शासक बनना है तो याचक की भूमिका से ऊपर उठ करके हमें शासक की भूमिका पे आना होगा और एक जिम्मेदारी लेकर के काम करना होगा। एक बात और मेरे ऐसा नहीं है, हम सभी लोग कहीं न कहीं किसी रूप में हम लोगों की सेवाएं दे रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, उनके लिए दुख में शरीक हो रहे हैं। लेकिन साथियों यदि हम यही एक किसी मंच के माध्यम से इसे काम को करें, एक सकारात्मक भाव समाज में जाएगा। यह मंच बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। ये लोग जो इस मंच से जुड़े हुए हैं इनके जो योगदान है बहुत ही सराहनीय है। तो मेरा यह कहना है कि जो भी साथी इस दिशा में कार्य कर रहे हैं तो इसे आग्रह है कि एक मंच के माध्यम से जो आज हमारा मंच चल रहा है या जो भी हो किसी मंच को अगर कर रहे हैं तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन एक मंच का नाम देकर करेंगे समाज एक अच्छा सकारात्मक संदेश जाएगा। तो इसी के साथ में क्योंकि समय ज़्यादा है कहने को तो सभी लोगों ने बहुत अपने अपने तरीकों से बातों को कही है और बातों को और भी कही जा सकती हैं, लेकिन हम समय का ध्यान में रखते हुए बस यही कहना चाहूँगा कि आप सभी का इसी प्रकार से सकारात्मक सहयोग बना रहे, वैचारिक रूप से हम एक बने और समाज में अच्छी दिशा दें। मैं सभी को तहे दिल से
धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी ने जो अपने सकारात्मक विचार यहाँ पे रखे और एक जो सकारात्मक माहौल बनाया, इससे हमें आगे की दिशा में एक नई उम्मीदें की किरण नजर आती हैं। बस साथियों, इसी प्रकार से साथ एक दूसरे का बना कर एक दूसरे का संबल बनाए और सब मिलकर के जितना भी बन सकता है समाज के हित में कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का पुनः धन्यवाद, आभार। मैं राजेंद्र सिंह जी जी। अब वैसे तो हम सभी साथियों को सुन चुके हैं, फिर भी अगर कोई साथी कुछ वैल्यू एडिशन हो कि नहीं आज ऐड करना जरूरी है तो हैंड रेज कर सकते हैं। और अदरवाइज सभी साथियों ने अपने विचार रखे और सभी ने एक सार्थक विचार दिए। सार यही है कि हम देने वाले बने और दाता बने। ठीक है, वैसे सुनील साथी ने हैंड रेज किया है। मैं उनको इनवाइट करता हूँ कि अपनी बात रखें, मीटिंग समाप्ति दूसरी करें। जी सुनील जी। अरे सॉरी सुनील जी, हम आपको शायद भूल ही गए थे। ये होता देखिए आस-पास उसको भूल जाते हैं गलती से। बहुत क्षमा चाहते हैं आपसे। मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत देर से माहौल हल्का करने के लिए भूपेंद्र की बात को लेकर कर रहा था। भूपेंद्र जी ने जो आज ज्ञान दिया है कि दरअसल माजी जी क्यों अपना काम कर लेंगे, तो मुझे दूसरी भी याद आ गई। अपना याद आ रहा है कि भाई किसी की सफलता के पीछे औरतों का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो हम लोग को भी जब तक हम लोग पत्नियां नहीं ठीक-ठाक रहेंगी, हम कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो महिलाओं का योगदान बहुत जरूरी है और महिलाओं का योगदान ही जो है बहुत उठा कर जाता है। तो नहीं माहौल को हल्का करके अपनी बात कह रहा था, थोड़ा परेशान था। ठीक है, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुनील जी, आपने जो बात कही कि जो 50% हमारी आबादी है, पहले हमारी रिप्रेजेंट करती है संख्या को, वो संख्या में भले 50% हो सकती है या 47 हो सकती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से जब उनका प्रभाव देखा जाए, सकारात्मक पहलू की बात करें तो वो 70-80% पहुंचता है। जब वो हमारे साथ जुड़ते हैं तो रिजल्ट बहुत ज्यादा होता है। अगर हम 60% जेंट्स हैं और 20% भी मातृशक्ति जुड़ जाती है तो रिजल्ट हमारा बहुत जल्दी होगा। ये कोई शक नहीं, बिल्कुल सच बात है। भले आपने हंसी मजाक कही, लेकिन सीरियस बहुत मार्केट की बात है। धन्यवाद आप सभी का बहुत शुक्रिया। फिर हम अगले संडे को जी शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।